हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आपका एग्ज़ाम है ईएमआरएस का 16 दिसंबर को, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसका एग्ज़ाम है। एंड उसके अलावा भी जितने भी आपके पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसका जो जनरल पोर्शन है उसमें आपने देखा होगा कि एक नॉलेज ऑफ आईसीटी का वहाँ पे क्या है, सिलेबस गिवन है। तो आज की क्लास में हम उसी नॉलेज ऑफ आईसीटी में आपके जितने भी टॉपिक्स गिवन है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये वाला पोर्शन है इसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको जो पीडीएफ आपके सामने है वो हिंदी में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास नॉलेज ऑफ आईसीटी। एंड जितने भी आपके पीजीटी या जितने भी आपके कंप्यूटर के एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, सिलेबस गिवन है। यहाँ पे नॉलेज ऑफ आईसीटी में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। क्योंकि ये सिर्फ जनरल सब्जेक्ट में आ रहा है तो इसीलिए क्या है, इसमें आपसे ज़्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो और सिर्फ एमसीक्यूज को कवर कर रहे हो तो एक तरह से वो आपके लिए रटने वाली बात हो जाएगी। तो एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। आज हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने एमसीक्यूज को भी क्या कर सकते हो, इजीली कवर कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड इन्हीं टॉपिक्स की अगर आपको डिटेलिंग में क्लास देखनी है तो डिटेलिंग में क्लास भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एंड मेरा नाम है चैलशा एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो यहाँ पे देखिए जो फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में सबसे पहले आपका आता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, सुन लोगे तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब जो इसमें सबसे पहला नाम आता है वो है कि आपके कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मतलब कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कहाँ से आया था। तो आपका कंप्यूटर शब्द आया था लैटिन भाषा से। कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के, और लैटिन भाषा से भी वो कंप्यूट शब्द से बना है, ठीक है। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। एंड इस कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन। ये भी क्वेश्चन, ये जो जनरल वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है ना जिसमें कंप्यूटर को जनरल में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वहां पे आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम में भी देखा होगा कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा से आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। तो लैटिन भाषा से आया है एंड कंप्यूट शब्द से आया है, और मीनिंग क्या है इसका, कैलकुलेशन मीनिंग है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये इतना आने वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर के जनक कौन है, मतलब कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्या नाम रहेगा इनका, चार्ल्स बेबेज इनका नाम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन एग्जाम में आएगी नहीं लेकिन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या काम करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या काम करेगा, ये जो यूजर है उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को, निर्देश मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, उनको प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, फिर उनको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू करेगा, ठीक है। उसके बाद उनके परिणामों को कहाँ पे दिखाएगा, आउटपुट डिवाइसेस में दिखाएगा। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एंड सीपीयू की जो स्पीड की जो मेजरिंग यूनिट है प्रोसेसर की, सीपीयू एक प्रोसेसर है तो वो होती है आपकी MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म देख लो, क्या पता इनमें से पूछ ले कि भाई कंप्यूटर में टी का क्या मतलब है, कंप्यूटर में ओ का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल एंड रिसर्च, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशनल एंड रिसर्च। कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई थी, अगर हमसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की शुरुआत कब से शुरू हुई थी तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी 1823 से। ईयर याद रखना कब से हुई थी, 1823। फिर यहाँ पे एक नाम आता है आपके सामने एलन ट्यूरिंग का। किसका नाम आता है, एलन ट्यूरिंग का। और ये जो एलन ट्यूरिंग है ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, मतलब कि मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है, आपके एलन ट्यूरिंग है।
वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। एंड एलन ट्यूरिंग कौन है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक। उसके बाद हम कंप्यूटर के डायग्राम की अगर बात की रहे तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट यूनिट क्या होती है? जो इनपुट रिसीव करती है, मतलब कि जो निर्देश प्राप्त करती है, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या करती है? आउटपुट यूनिट जो आपका रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, उसको डिस्प्ले करवाएगी। आउटपुट यूनिट आप सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हो या हार्ड कॉपी में देख रहे हो, जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है कंप्यूटर की, उस पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। एंड जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो आपकी क्या होती है? टेम्पररी होती है, ठीक है। उसके बाद आप सॉफ्ट कॉपी के अलावा हार्ड कॉपी में भी देख सकते हो। आप मतलब प्रिंट आउट निकाल लो तो वो क्या हो जाएगी? आपकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। एंड हार्ड कॉपी आपकी क्या है? एक परमानेंट आउटपुट होती है। फिर आपका बीच में आता है एक सीपीयू। फुल फॉर्म हमने अभी डिस्कस करी। सीपीयू में यहाँ पे आपके दो पार्ट्स है। वैसे जनरली सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन अगर बेसिकली जनरल की बात करें तो यहाँ पे 2 आते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा पार्ट कौन सा होता है यहाँ पे? थर्ड पार्ट होता है यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में जितने भी आपके काम हो रहे हैं उन सबको क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, व्यवस्थित करेगा, कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? हम नर्व सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। ALU, CU होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म, एंड ALU होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म यहाँ पे आपकी अलग से मेंशन है कि एब्रीवेशंस आएंगी तो मतलब फुल फॉर्म तो आएगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या करेगा? जो भी आपके कैलकुलेशन वाले काम होते हैं वो कौन करता है? ALU करता है, ठीक है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर आपके स्टोर करने के लिए यूज होता है। फिर एक यहाँ पे पार्ट आता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? स्टोरेज के लिए काम आती है, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर में मुख्यतः 3 प्रोसेस होती है, 3 प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले वो इनपुट लेगा, ठीक है, आपने इनपुट दे दिया, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी जो कि सीपीयू करेगा, फिर क्या मिलेगी? हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 काम होते हैं। फिर हम बात करेंगे किसकी? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 जनरेशन आएंगी। टोटल ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि टोटल जनरेशन कितनी है? टोटल 5 जनरेशन है। अभी कौन सी चल रही है? अभी फिलहाल 5th जनरेशन चल रही है, ठीक है। हर एक जनरेशन इंपॉर्टेंट है, आपको उसका ईयर पता होना चाहिए, एंड उस जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज होता था ये भी पता होना चाहिए, एंड उस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे वो आपको पता होने चाहिए। तो ये 3 बातें याद रख लेना। फर्स्ट जनरेशन की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन, अगर स्पीड आपको ज्यादा लगती है तो यूट्यूब ऑप्शन दे रहा है आपको स्पीड स्लो करने का, एंड स्लो लग रही है तो फास्ट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आती है आपकी 1940 से 1956 तक। ये एकदम करेक्ट नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन आप इतना अंदाजा ले सकते हो कि भाई 40 की सीरीज में फिर चाहे 41 आ जाए, 42 आ जाए, इस सीरीज में आपकी फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 10 साल तक वो चली थी, 10 ईयर तक वो चली थी। अगर आप 1940 कर रहे हो तो 1950 हो जाएगा, 1942 कर रहे हो तो 1952 हो जाएगा। तो एक तरह से आप क्या ले सकते हो? अपना अंदाजा ले सकते हो कि भाई 40 की सीरीज में आपकी पहली जनरेशन आई थी। इसमें कौन सा डिवाइस यूज हो रहा था? तो यहाँ पे आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या है? बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट, मतलब कि 0 और 1 की भाषा यहाँ पे यूज होती थी, मतलब कि मशीन लैंग्वेज यहाँ पे काम करती थी। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर समझता है आपकी मशीन लैंग्वेज, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कोडिंग हो रही है ना वो सब 0 और 1 की फॉर्म में होती है। आप कहोगे कि मैम हम तो इंग्लिश और हिंदी में लिखते हैं, या भी जो भी आपकी लैंग्वेज आप उसमें लिखते हो, है ना। हाँ, हम उसमें लिखते हैं, लेकिन जो आपका सीपीयू है उसके अंदर उसकी जो प्रोसेसिंग होती है तो आपकी लैंग्वेज को वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जब 0 और 1 की फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट वापस से आपको आपकी लैंग्वेज में दिखाया जाता है। तो ये सब अंदर की प्रोसेसिंग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, एंड इसी मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं। बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 कौन है? एक है 0, एक है 1। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। चलिए, रिलायबल नहीं थे ये कंप्यूटर, ये आपको पता होना चाहिए, एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे डिटेलिंग के लिए है ये बैच प्रोसेसिंग, आप सिर्फ नाम याद रख लेना कि बैच प्रोसेसिंग आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज होता था, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। एनिएक, एडवक,
यूनिवैक, एडजैक, इनकी फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे। ये सारे क्या है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एडजैक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन फिर 10 ईयर के लिए आई थी। अगर आपने फर्स्ट वाली को 56 पे कंप्लीट किया है तो नेक्स्ट आपकी 64 पे या 66 पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांजिस्टर से। मशीन लैंग्वेज की जगह आ गई आपकी असेंबली लैंग्वेज एंड कहीं ना कहीं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गई थी, ठीक है। इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे एंड बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज होता था। यहाँ पे पहली जनरेशन के कंपैरिजन में इन कंप्यूटर का साइज स्मॉल था। एग्जाम्पल कौन कौन से है, यूनिवैक 1108, CDC 1604, IBM 7094 और मार्क थर्ड। ये क्या हो गए आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हो गए। थर्ड जनरेशन की बात करें फिर ये 10 ईयर तक चली थी। तो यहाँ पे 10 ईयर आपका, आप मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन 40 में आएगी, सेकंड जनरेशन 50 में आएगी, थर्ड जनरेशन 60 में आएगी, फोर्थ जनरेशन 70 में आएगी एंड फिफ्थ जनरेशन 80 में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1964 से 75 रहेगा। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड ये आईसी चिप जो है आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज होते हैं। ये वाले कंप्यूटर ज्यादा रिलायबल मतलब कि ज्यादा विश्वसनीय थे। विश्वसनीय का मतलब क्या हुआ कि इनके परिणाम ज्यादा सटीक रहते हैं, ज्यादा करेक्ट रहते हैं, एक्यूरेट रहते हैं। साइज और भी छोटा हो गया। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी यहाँ पे कम लगती थी। कंप्यूटरों का जो रख रखाव है, मतलब कि उनको जो मेंटेनेंस वाला जो खर्चा हो जाता है ना, वो भी यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया एंड व्यावसायिक उपयोगों के लिए ये क्या था, आसान था। लेकिन यहाँ पे ये कंप्यूटर काफी महंगे आते थे। आईसी चिप के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको विशेष, जो उनको आईसी चिप के साथ काम करना आता है, उन लोगों की क्या पड़ी, जरूरत पड़ने लग गई। यहाँ पे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज पूरी तरह से यूज होने लग गई थी, जैसे कि कोबोल, पास्कल आदि। यहाँ पे क्या हुआ, इनका यूज हुआ। एग्जाम्पल है IBM 370, ये आपका मेन रहेगा। PDP 11, यूनिवैक 1108 और डैक की जितनी भी सीरीज है वो भी आपकी थर्ड जनरेशन में आती है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये 1975 से 89 तक है। माइक्रो प्रोसेसर की यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी यूज हुई। ये दो टर्म याद रख लेना, LSI एंड VLSI, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में ये यूज होते थे। फुल फॉर्म है इनकी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे कंप्यूटर का साइज और भी कम हो गया। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए आपके, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो ज्यादा जनरल पर्पज वाले जो सिलेबस होता है उसमें ये नहीं आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। इस जनरेशन में जो हाई लेवल लैंग्वेज आई वो कौन सी आई आपकी, C++ आ गई थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन में कौन सी आई थी आपकी, कोबोल, पास्कल आई थी। पर्सनल कंप्यूटर का काफी यूज होने लग गया। आप बोलते हो ना पीसी, तो पर्सनल कंप्यूटर, हम जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो भी पीसी ही होते थे, आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया। एग्जाम्पल क्या है, IBM 5100, ऑल्टेयर 880 एंड माइक्रल। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1989 से अभी तक चल रही है एंड यहाँ पे ULSI आए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक माइक्रोचिप पर 1 लाख ट्रांजिस्टर को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। यहाँ पे जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी वो कौन सी, आपकी C++, जावा, .NET, इनका यूज होने लगा। उच्च क्षमता मतलब हाई स्टोरेज है, यहाँ पे बड़ी मेमोरी होती थी, तेज होते थे ये कंप्यूटर होते हैं, एक साथ आप कई काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आती है वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन में आई, तो आपको पता होना चाहिए फिफ्थ जनरेशन में यूज होती है। फिर यहाँ पे परम सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं, ठीक है। इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्कबुक, नोटबुक, ये भी आपके इन्हीं में इंक्लूड हो गए।
कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियां होती है? टोटल 5 जनरेशन होती है। अभी कौन सी जनरेशन चल रही है? 5th चल रही है। आविष्कार किसने किया था कंप्यूटर का? चार्ल्स बैबेज ने। कब किया था? 1822 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री। सबसे पहले जो हम नाम सुनते हैं वो है अबेकस। अबेकस देखिए सबसे पहले गणना करने के लिए यूज होता था, सबसे पहला कैलकुलेटर हम इसको बोलते हैं। आप देख सकते हो ये डायग्राम जो साइड में दिखाया गया है, ये अबेकस ही है जो आज भी हमें दिखाई देगा। अब वैसे तो आविष्कार इसका 2400 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लेकिन अगर सन आए, ईयर आए तो 1602 में। और किसने किया था? चीनी द्वारा किया गया था, मतलब चाइना के लोगों के द्वारा किया गया था। एक लकड़ी का बॉक्स होता है, जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई भी दे रहा है, जिसमें धातु से बनी रोड का उपयोग किया जाता है और इसके अंदर ये क्या लगी होती है? मोतियों की माला लगी होती है। इसका पूरा नाम देखिए, अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसको आप हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये है अबेकस का पूरा नाम। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ये बहुत ही जरूरी बातें होती है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़, घटा, गुणा, भाग, हम चारों ही बेसिक जो हमारी चीजें हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है। आज भी ये बहुत ही फेमस है, यूज किया जाता है बच्चों को गणना सिखाने में। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और प्ले ग्रुप में जाते हैं तो अगर वहां पे देखिएगा, वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैंने अपने बच्चे को डाला तो मैंने भी वहां पर देखा था, तो वहां पे ये था। अबेकस को काउंटिंग मशीन या काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया अबेकस क्या है। अबेकस सबसे पहला कैलकुलेटर जो गणना करने के लिए यूज होता था, 1602 में चाइना ने बनाया, चाइना के एक व्यक्ति ने, और आज भी इसका यूज होता है बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने में। सेकंड था नेपियर बोन्स। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हो, ये नेपियर बोन्स है, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया भाई? इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। और कब किया? तो 1550 से 1617 के बीच में इसका आविष्कार हुआ था। इसके बारे में मेन बात यह है कि इसके अंदर दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन है। ये दशमलव समझ रहे हो ना, पॉइंट यूज करने वाली ये पहली मशीन बनी थी। कौन? नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया। फिर आया उसके बाद भाई पास्कल कैलकुलेटर। अब पास्कल कैलकुलेटर को पास्केलाइन भी बोला जाता है। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। यांत्रिक कैलकुलेटर को मतलब क्या हुआ? अगर इतनी हिंदी अगर आपको नहीं समझ आई तो मैकेनिकल कैलकुलेटर भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो कैसा कैलकुलेटर है ये? पास्केलाइन या पास्कल कैलकुलेटर ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर था, क्योंकि अबेकस तो किस पे काम कर रहा था? लकड़ी पे बना हुआ था, वुडन का था वो। तो आविष्कार 1642 और 1644 के बीच में ब्लेज पास्कल ने किया था। जब आप एग्जाम देने जाओ तो उसमें अगर ऑप्शन में ज्यादातर 1642 ही दिया होता है तो हम 1642 को ही सही ऑप्शन मान के टिक करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हो ब्लेज पास्कल है और ये इसमें कुछ पहिए होते हैं और कुछ नंबरिंग दी हुई होती है। तो इस तरह से ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल, ये क्वेश्चन भी बहुत ही जरूरी है कि जो अबेकस था उसमें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो रहा था, लेकिन ये केवल जोड़ और घटा के लिए ही होता था। अगर आपको गुना भाग करनी है तो इन जोड़ घटा को ही यूज करके हम करते थे। ऊपर जो पहिए लगे हुए थे ना, वो जोड़ घटा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर 1642 में बना था और प्लस और माइनस करता था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। आगे देखिए स्टेप्ड रेकनर। स्टेप्ड रेकनर 1673 में लेबिनीज द्वारा विकसित किया गया था। इस नाम को आप हिंदी में लिख लीजिएगा। लेबिनीज ने 1673 में बनाया था और ये डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हो कि ये एक किस तरह का दिखाई देता है। तो स्टेप्ड रेकनर 1673 में लेबिनीज ने बनाया था, डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जोड़ घटा गुणा भाग सब करता था और इसको लेबिनीज कैलकुलेटर भी बोला जाता था। एक बात इसके बारे में ध्यान रखिएगा
कि जो ये लेबनीज कैलकुलेटर है ना, ये पास्कल कैलकुलेटर के जो प्रिंसिपल है उसी के सिद्धांत को फॉलो करता है कि उसने प्लस माइनस का बनाया था, तो इसने उसी सिद्धांत को फॉलो किया, उसी के अनुसरण किया और ये जोड़ घटा और प्लस गुना भाग वाला कैलकुलेटर बनाया। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से देखिएगा या रट ही लीजिएगा इसको। तो 1820 में इसका निर्माण हुआ, कई कई जगह पे 1822 भी लिखा हुआ है, तो जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। किसने बनाया था भाई? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और चार्ल्स बेबेज कौन है? हमारे कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता। और इसने कौन सी सदी में बनाया था अगर पूछा जाए तो 19वीं सदी में बना था। बेबेज ने ना किसकी कल्पना की थी अगर कोई पूछे हमसे, क्वेश्चन पूछे, तो डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की। ये कौन से कंप्यूटर है? जो आज हम करंटली यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर डिजिटल काम करते हैं ना, बाइनरी भाषा पे काम करते हैं, 0 और 1 की भाषा पे काम करते हैं। अगर आपने शुरुआत से क्लासेस ली है तो आप समझ सकते हैं कि बाइनरी भाषा क्या होती है। इतना समझ आ गया आप लोगों को कि डिफरेंस इंजन क्या है। 1820 या 22 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, इस तरह का कुछ ये दिखाई देता है डिफरेंस इंजन। और ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था या फिर यांत्रिक कंप्यूटर था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये भाप से चलता था। किससे? भाप से। देखिए कैसे संख्याओं की ये गणना करता था। ये लोगरिदमिक, जो लॉग बेस 10 इस टाइप की होती है ना, उनकी भी करता था और सरल जो कैलकुलेशन है उनको भी करता था। पर जो ज्यादातर बनाया किस लिए गया था? ये लोगरिदमिक के लिए बनाया गया था। आगे चलते हैं, एनालिटिकल इंजन। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो दोबारा देखिएगा। ये पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था इसमें, सबसे बड़ी बात पंच कार्ड का। और 1830 में या फिर ऑप्शन में 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आता है चार्ल्स बेबेज की ऐसी कौन सी मशीन है जो पूरी नहीं हुई? तो आंसर आएगा एनालिटिकल इंजन, जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है, टैब्यूलेटिंग मशीन के बारे में जानते हैं। इसमें भी पंच कार्ड ही यूज होते हैं, लेकिन यांत्रिक टैब्यूलेटर था और इसके अंदर आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब ये जो है टैब्यूलेटिंग मशीन पहली मशीन थी जो 1890 में जनगणना के लिए यूज की गई। कहाँ पे? अमेरिका में। किसने बनाई 1890 में भाई? हरमन हॉलरिथ ने बनाई। तो हरमन हॉलरिथ ने कौन सी मशीन बनाई 1890 में? उसने बनाई टैब्यूलेटिंग मशीन, और इसीलिए इसको हॉलरिथ टैब्यूलेटिंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, जनगणना, अमेरिकी जनगणना में इसका प्रयोग किया गया था और पंच कार्ड का भी इसमें प्रयोग होता है। ये वाली बात देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉलरिथ ने एक टैब्यूलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत कर दी भाई। अब उसने एक कंपनी बनाई, टैब्यूलेटिंग मशीन कंपनी। 1924 में इसी कंपनी को IBM कंपनी कहा जाता है। अब कोई IBM का नाम पूछे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जानी मानी कंपनी है, आप सब जानते हो। और इसी को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो IBM का 1924 में बनाई गई, या मैं कहूँ कि 1924 में ये टैब्यूलेटिंग मशीन जो बनी, कंपनी बनी। ठीक है, डिफरेंस एनालाइजर के बारे में बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1930 में अमेरिका में पेश किया गया। आविष्कार किसने किया? वन नेवर बुश ने किया। गणना करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये पुराने सभी कंप्यूटर से काफी तेज था, कुछ ही मिनट में 25 से भी अधिक गणनाएं कर लेता था। तो डिफरेंस एनालाइजर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1930 में अमेरिका में पेश हुआ। वन नेवर बुश ने इसका निर्माण किया। वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ठीक है, तेज था। मार्क 1
नाम तो सबने सुना ही होगा आप सबने, मार्क 1 कंप्यूटर। क्या है ये? अगर मैं कहूँ, इस लाइन को पढ़िएगा जहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ, 1937 में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड एकेन ने सोचा कि वो एक ऐसी मशीन बनाएगा जो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना कर सके। ठीक है, मतलब कि ये मार्क 1 क्या हुआ? ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। तो पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर मार्क 1 था, और ये मार्क 1 कंप्यूटर 1944 में बना आईबीएम और हार्वर्ड के बीच भागीदारी से। फुली फंक्शनल कंप्यूटर था। इसमें 2 कार्ड रीडर, 1 पंच कार्ड और 2 टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था। एक बार इसको रब करके फिर से सुनिए कि 1937 में उसने सोचा, शुरू हुआ, बना नहीं उस टाइम पे, बना कब? 1944 में। किसने बनाया? हार्वर्ड एकेन ने। किसके साथ मिलके? आईबीएम के साथ मिलके। आईबीएम किसकी थी? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी होलेरिथ की थी। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था पहला ये। फिर उसके बाद इसने ऐसी 3 मशीनें और बनाई, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4। एकेन को फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक लार्ज स्केल कैलकुलेटर विकसित करने का भी श्रेय दिया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वचालित बुनाई मशीन। ये किसने बनाई थी? ये 1801 में जोसेफ मैरी जैकार्ड ने बनाई थी। ठीक है, इसमें भी पंच कार्ड का प्रयोग होता था भाई। और इस मशीन में जो कपड़े होते हैं ना हमारे, जो हम पहनते हैं, उन पे जो पैटर्न होते हैं, डिजाइन होते हैं, उनको लगाने के लिए, बनाने के लिए इसका प्रयोग हुआ था। अब एक मेन बात, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक हमने पंच कार्ड के बारे में आपने देखा, 2-3 जगहों पे नाम आया है इसका। होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग मशीन में इसको यूज किया। यूज तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन में भी किया था, बट वो पूरी नहीं हुई थी। तो पंच कार्ड का यूज होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग मशीन में किया। फिर पंच कार्ड का यूज किसने किया? जैकार्ड ने भी किया अपनी बुनाई मशीन में। तो अब अगर कोई पूछे कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो देखो होलेरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया, और अगर जैकार्ड ऑप्शन में है तो जैकार्ड ने किया, और अगर दोनों ही ऑप्शन में है ना तो जैकार्ड ज्यादा सही माना जाता है, अभी तक जितना भी मैंने सर्च करके देखा है। तो जैकार्ड के साथ जाएंगे अगर दोनों ऑप्शन में है, और अगर एक है तो आप सिंपली समझ सकते हो कि होलेरिथ भी है और जैकार्ड भी है। तो ये था पंच कार्ड के बारे में। ठीक है, पंच कार्ड जो है डेटा को स्टोर करने के लिए एक मशीन है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रसिद्ध या फेमस कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। सभी का एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं। ENIAC, ENIAC मैंने पहले भी बताया था, जितने भी फुल फॉर्म आती है आप अपने एक अलग से नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर 1946 में एकर्ट और मैशाली ने बनाया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। समझ गए? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया 1945 में। और ये कॉन्सेप्ट क्या है स्टोर्ड प्रोग्राम का? कि भाई जितने भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या फिर वो हमें परिणाम देता है, हम उनको कहीं पे सेव करें, स्टोर करें, ताकि उनको बाद में भी प्रयोग कर सके, जैसा कि आज के कंप्यूटर में हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने। एडवेक का पूरा नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है। 1950 में बोन न्यूमन ने इसका निर्माण किया था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया था भाई। ये ध्यान रखिएगा, किसने था? अमेरिका ने, जिसने जॉन वॉन न्यूमन का स्टोर्ड प्रोग्राम वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। एडसेक की फुल फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1946 से 52 के बीच में मॉरिस विल्केस ने बनाया था, और ये ब्रिटिश वालों ने सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज किया। जो एडवैक है उसको तो अमेरिका वालों ने यूज किया, और एडसेक को ब्रिटिश वालों ने। यूनिवैक फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में निर्माण इसका किया था, रेमिंगटन रैंड द्वारा हुआ था। इसको फिर यूएस के सेंसस ब्यूरो को प्रदान कर दिया गया। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो व्यवसायी के बिजनेस कामों में यूज होता था। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लैथम शोलेज ने किया। ये टाइपराइटर और क्वेरेटी कीबोर्ड के जनक के नाम से भी जाना जाता है।
1969 में माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया गया। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सीपीयू और इनपुट डिवाइसेस की क्लासेस देखिए। माउस जो किसने बनाया था? डगलस एगल बर्ट ने बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक। सिंपल सा हिस्ट्री के बारे में हम देखा, जहाँ की कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ हम पहुँच गए। एक यहाँ पे देखिए कि मॉडर्न कंप्यूटर के अगर जनक पूछे जाते हैं तो कौन है वो? एलन ट्यूरिंग। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग, और जो हमारे कंप्यूटर के पिता है वो है चार्ल्स बेबेज। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो यहाँ पे देखो 3 टाइप से हमारे हैं। फर्स्ट है आपका आकार के आधार पर, फिर है कार्य के आधार पर, एंड फिर है आपका उद्देश्य के आधार पर। 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे देखिए जो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ये क्या होते हैं? एक स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके ट्रैफिक कंट्रोल, लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो, या फिर मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उन्हें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। फिर आता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर या जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर होते हैं जो क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के सामान्य काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर में यूज कर रहे हैं, शिक्षा में, बैंक में, व्यापार में। ये सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। इनके ऊपर आप वीडियो गेम खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। तो ये सारे काम जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। फिर आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है भौतिक मात्राएं, मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वेट, वोल्टेज, लेंथ, स्पीड, इन सबको क्या करेगा? मेजर करेगा, और आपको रिजल्ट किस में देगा? ये रिजल्ट आपको अंकों में देगा, एंड ये वेव्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनकी स्पीड भी स्लो होती है। उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोमीटर, ये सब क्या है? आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, एंड इनका रिजल्ट जो होता है वो 95 to 99% तक ही क्या रहेगा? करेक्ट रहता है। 100% की ये गारंटी नहीं देते। फिर आते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे है जो हम अंकों की गणना करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं, 0 and 1 की फॉर्म में होते हैं। एंड आज की क्लास में हम जो नॉलेज ऑफ आईसीटी है उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास लंबी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर आदि, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ये फास्ट होते हैं, रिजल्ट इनका 100% करेक्ट रहता है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर, जिनमें एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर क्या होते हैं? इनको कंबाइन कर दिया जाता है, वे होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप हॉस्पिटल में देख सकते हो ईसीजी व डायलिसिस मशीन क्या होती है? हाइब्रिड कंप्यूटर का ये एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं साइज के आधार पर। तो सबसे पहला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर हमने बताया पहले भी, इंटेल ने बनाया था। क्या नाम था? इंटेल 4004 इसका नाम था। एक टाइम में यहाँ पे एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ऑल इन वन पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट पीसी, पामटॉप या पीडीए, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल रहेंगे। पीडीए की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं विभिन्न कंपनियां जो माइक्रो कंप्यूटर को बाजार में बेचती है। वो है आपकी आईबीएम, डेल, सैमसंग, एचपी, लिनोवो, एप्पल, एकर्स, आसूस, कॉम्पैक्ट एटसेट्रा। फिर बात करेंगे हम मिनी कंप्यूटर की। इसमें क्या है? एक साथ काफी लोग काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी यूजर कहा जाता है। एंड एक साथ यहाँ पे 8 यूजर काम कर सकते हैं। जो आकार होता है इनका माइक्रो कंप्यूटर के बराबर होता है। कार्य करने की क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, गति की अगर बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, लेकिन मेन फ्रेम से कम होती है। यूज कहाँ पे होगा? बिजनेस में, बैंक में, फैक्ट्रियों में, बीमा कंपनियों में। यहाँ पे एक से ज्यादा सीपीयू मिलेंगे आपको। HP 9000, रिस्क 6000, AS 400, एप्पल मैक मिनी, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। फिर आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनका जो आकार और कार्य क्षमता है वो मिनी एंड माइक्रो दोनों से ही ज्यादा रहती है। हजारों माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? यहाँ पे सीपीयू, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। एंड अगर पूछा जाए आईसी चिप किसने बनाई थी तो किल्बी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? किल्बी ने। फास्ट होते हैं, मल्टी यूजर होते हैं, कॉस्टली होते हैं। ज्यादातर इनका प्रयोग नेटवर्किंग में ही किया जाता है। 24 घंटे 7 दिन ये काम करते हैं। IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110 इसका एग्जाम्पल है। ट्रांजिस्टर किसने बनाया था? विलियम शॉकले ने।
उसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी, सुपर कंप्यूटर की। ये सबसे पावरफुल है, हर तरह से क्या होते हैं, ये पावरफुल रहते हैं। हजारों माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे यूज रहता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो आपका परम है, परम की सीरीज में रहता है। तो परम ईशान, परम सिद्धि, AI, प्रत्युष, मिहिर, ये सारे क्या रहेंगे, इसके एग्जाम्पल रहेंगे। और अगर आपको डिटेलिंग में हर टॉपिक को और डिटेलिंग में देखना है तो क्लास देख सकते हो, एक दिल्ली पुलिस का जो बैच है उसमें भी ये सारे टॉपिक्स वहां पे भी कवर किए गए हैं, ठीक है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, क्रे 1 है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का कौन सा था, परम 8000 था। किसने बनाया था, सीडैक ने बनाया था, 1991 में बनाया था, ठीक है। सीडैक इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो पार्ट होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको आप देख और छू सकते हैं। 4 टाइप के हार्डवेयर होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। सीपीयू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन तीनों के बारे में हम आगे 1 बाय 1 करेंगे। फिर बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, हम किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ये हार्डवेयर को बताएगा कि क्या काम करना है और किसे कैसे करना है। एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर, गेम्स और वर्ड प्रोसेसर आदि। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर का काम आसान करने के लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आपके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गेम्स हो गए, वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, जो मूवी डाउनलोड करने के लिए डाउनलोडर्स होते हैं, वो सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया। वर्ड प्रोसेसर कौन सा है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बारे में भी हम आगे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसकी एक्सटेंशन क्या है, .docx। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, पावर पॉइंट, एक्सटेंशन क्या है, .pptx। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, .xlsx। एंड इन तीनों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। फिर आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें 3 टाइप होती है। फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड आता है आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आपका आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, नाम समझ सकते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो रूटीन्स को परफॉर्म करते हैं एंड इनके अंदर आते हैं आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम आगे देखेंगे। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर वे होते हैं, जैसे कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल करना है, उसके साथ एक डिवाइस ड्राइवर आता है जिससे कि आपका कंप्यूटर प्रिंटर को समझे, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, इनपुट डिवाइसेस को। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस ही होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देने के काम आते हैं। क्या देते हैं कंप्यूटर को, वो निर्देश देगा, मतलब हमें कुछ भी कंप्यूटर से काम करवाना है यूजर को तो वो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से करेगा। अब आता है इनपुट डिवाइसेस के काम क्या क्या है। ये यूजर के द्वारा दिए जाने वाले डेटा व निर्देशों को ग्रहण करता है, मतलब क्या किया उसने, उन निर्देशों को अपने पास रख लिया, स्टोर कर लिया। फिर क्या करेगा वो उस निर्देश को, उन इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बदल देगा। अब कंप्यूटर कैसी मशीन है, एक मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो वो कौन सी भाषा समझता है, मशीन भाषा समझता है। और कंप्यूटर की टर्म में हम उसे बाइनरी भाषा कहते हैं, जो कि क्या होती है, 0 और 1, या तो कंप्यूटर में है या नहीं है तो वो 1 है, नहीं है तो वो 0 है, ठीक है। फिर क्या करेगा, जिससे कि हमारा कंप्यूटर काम कर सके। अब वो उस बाइनरी भाषा को किसको दे देगा, सीपीयू को, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को मापने की इकाई मैंने क्या बताई थी, कई बार बता चुकी हूँ, MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और सीपीयू को क्या कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है, सीपीयू, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था अपनी पहली क्लासेस में कि सीपीयू के भी क्या होते हैं, सीपीयू के 2 भाग या 3 भाग होते हैं। अगर 2 मेंशन हुए हैं तो वो है सीयू और ALU। पूरा नाम क्या होता है, सीयू का है कंट्रोल यूनिट, ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगर 3 भाग है तो वो कौन से होंगे, सीयू, ALU और एक होगा रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है, एक मेमोरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम है। हमने यहाँ पे कम से कम 24 इनपुट डिवाइसेस को कवर किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं लिस्ट में काफी सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, आपने अपना देखा होगा कंप्यूटर में या लैपटॉप पे कि कीबोर्ड किसके काम आता है। कीबोर्ड, हमें कुछ टाइप करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का। इसका आविष्कार किसने किया था, मतलब सबसे पहले कीबोर्ड किसने बनाया था, कीबोर्ड बनाया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने।
कीबोर्ड किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने। और उसने कौन सा कीबोर्ड बनाया था? उसने एक क्वेरिटी कीबोर्ड बनाया था। क्वेरिटी कीबोर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपने ध्यान दिया हो अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड पर, तो जो पहली सीरीज होती है ना अल्फाबेटिकल वाली, ABCD वाली, उसमें वो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? QWERTY, इसी तरह से वो लिखी हुई होती है। पहले के कीबोर्ड में 84 बटन होते थे और अब आजकल कितने होते हैं? 100 से लेके 110। और जनरली कितने हो जाते हैं? 105 से 106 उसमें बटन, या हम उसको क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। इतने होते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए कि CUI क्या है? अब कीबोर्ड क्या होता है? CUI इनपुट डिवाइस है, जो कि क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, फुल फॉर्म याद रख लीजिए। माउस का इन्वेंशन किसने किया था? डगलस C इंजेलबर्ट ने। किसने बनाया था माउस सबसे पहले? डगलस C इंजेलबर्ट ने। माउस का फुल फॉर्म दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये एक जनरल नॉलेज के लिए है। मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। अब माउस के पास क्या होता है? एक होता है माउस पॉइंटर। आपने देखी होगी एक एरो जैसी स्क्रीन होती है, एरो जैसी एक चीज दिखाई देती है मॉनिटर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर। इसी पॉइंटर की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है इसके अंदर कर्सर। कर्सर क्या होता है? आपने कई बार अपने वर्ड में जब भी काम किया हो, एक देखा होगा, एक लाइन सी दिखाई देती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कर्सर। वो लाइन कब भी लिंक होती रहती है कि वहां से हमारी टाइपिंग स्टार्ट हो रही है। एक होता है माउस पैड, जिसके ऊपर हमारा माउस रख के हम चलाते हैं, वो होता है माउस पैड। अब माउस के या तो 2 बटन होते हैं या 3 बटन। अगर वो 2 बटन वाला है तो उसमें एक लेफ्ट बटन होगा और एक राइट बटन, और अगर 3 है तो एक उसमें स्क्रॉल व्हील एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अब माउस क्या क्या काम कर सकता है? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग करना, ड्रैग एंड ड्रॉप, पॉइंटिंग करना और स्क्रॉलिंग करना, ये सब माउस के काम है। माउस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक होता है मैकेनिकल माउस, इसमें ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक होता है नॉन मैकेनिकल माउस, इंग्लिश में याद रखिएगा ऑप्टिकल माउस, इसमें एक सेंसर होता है और आजकल हम यही माउस ज्यादातर यूज करते हैं। अब नया एक आया है वायरलेस माउस या कोर्डलेस माउस, इसके अंदर तार या वायर नहीं होता, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ठीक है, अब माउस को माउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बनावट किसके जैसी होती है? चूहे के जैसी, इसलिए इसको माउस बोल दिया जाता है। अब आता है इसमें अगला हमारा आता है ट्रैक बॉल। ये भी क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी माउस के जैसे सेम काम करता है, बस इसमें एक अंतर क्या है कि इसमें एक बॉल लगी होती है और उसी बॉल को हम घुमाकर अपना काम करते हैं। ट्रैक बॉल का प्रयोग मेडिकल में कैड व कैम में होता है। फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मॉडलिंग। अब माउस और इसमें क्या डिफरेंस है कि माउस को जब हम यूज करते हैं तो हम पूरा माउस इधर उधर चलाना पड़ता है, लेकिन ट्रैक बॉल में हमें सिर्फ उस गेंद की हेल्प से ही हम अपना काम कर सकते हैं। ट्रैक बॉल को पूरी तरह से इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके अंदर एक हैंडल लगा होता है। जब हम आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे गेम सेक्शन होता है, वहाँ पे जो गेम्स होते हैं वो जॉयस्टिक की मदद से ही खेले जाते हैं। ठीक है, तो जॉयस्टिक का यूज कहाँ होता है? सबसे ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने में, फ्लाइट में, ठीक है, रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, इन सब में कहाँ होता है। और हम क्या यूज करते हैं? सबसे ज्यादा जॉयस्टिक को यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने में, कैमरा कंट्रोल करने में भी जॉयस्टिक का यूज होता है। अब स्कैनर क्या होता है? आप सबने देखा होगा कि डेटा स्कैन करके सीधे कंप्यूटर में इनपुट दी जाती है। मतलब अगर जब आपने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे ना कि अपनी फोटो स्कैन करके लगाओ, साइन स्कैन करके लगाओ, तो वो सब आपने किसकी हेल्प से किया होगा? वो अपने स्कैनर की मदद से किया होगा। तो इसीलिए वो क्या होता था? वो स्कैनर। अब स्कैनर की क्या होती है? क्वालिटी, कि वो कैसी दिखेगी, कम अच्छी दिखेगी, ज्यादा अच्छी दिखेगी, वो किसमें मेजर होती है? DPI, डॉट्स पर इंच, और रिजोल्यूशन पर। जितनी ज्यादा DPI होगी उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। अब आपने जब मूवी डाउनलोड करते हो तो कई बार बोलते हो ना कि इसकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपने कम पिक्सल में डाउनलोड की हुई होती है, तो मतलब उसका रिजोल्यूशन खराब होता है। इंटरनेट पे जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसका रिजोल्यूशन कितना होता है? 96 DPI, डॉट्स पर इंच। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक वॉइस इनपुट डिवाइस है, इसे माइक भी कहते हैं। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ उसको कंप्यूटर में इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम माइक्रोफोन का प्रयोग करेंगे, या फिर आप अपने ईयरफोन को भी यूज करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड की जरूरत होती है, जो कि कहाँ होता है? मदरबोर्ड में। ये मदरबोर्ड है, हिंदी में गलत लिखा गया है, ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा एक डिजिटल कैमरा होता है। आजकल हर एक लैपटॉप, टैबलेट, सभी में, स्मार्टफोन में पहले से ही वेब कैमरा लगा आता है। जब डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं होता था तो हम एक अलग से लाके लगाते थे। वीडियो कॉल करने में, वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के में वेब कैम का प्रयोग होता है। लाइट पेन, ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ध्यान से देखिएगा कि याद रखना कौन सा डिवाइस पॉइंटिंग है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइट पेन का प्रयोग क्या होता है? कोई भी चित्र या डिजाइन करने में, आकृति बनाने में यूज होता है। टच स्क्रीन आपको पता है, लेकिन टच स्क्रीन को और क्या बोलते हैं?
हैं टच पैनल और टच स्क्रीन पैनल। अब आते हैं कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर क्या करता है, कोई भी जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या विशेष प्रकार के अक्षर होते हैं उनको रीड करके इनपुट देता है। कुछ नाम दिए गए हैं MICR, OCR, OMR, BCR, QR कोड रीडर। इन सब के बारे में आपको केवल 2 बातें पता होनी चाहिए, इनका फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले देखिए MICR, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, तो आप देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और इसका प्रयोग होता है बैंक में चेक को रीड करने में। जो चेक्स होते हैं ना उनको रीड करने में MICR का प्रयोग होता है। अगर कोई क्वेश्चन आए कि MICR का प्रयोग कहाँ होता है तो बैंकिंग में होता है, ठीक है, वो भी चेक्स के रीड करने में। जो आपने देखे होगा ना चेक के ऊपर नीचे एक अलग से नंबर लिखा होता है डॉट 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 करके, वो MICR की हेल्प से होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग होता है जैसे आप आजकल क्या आता है ई बुक का सिस्टम आ गया है। ई बुक क्या होती है, जो बुक पहले हमारे पास हार्डवेयर में थी, मतलब हमारे हाथ में थी, अब वो बुक सॉफ्टवेयर कॉपी में हो गई है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में कैसे हो गई, हार्ड कॉपी से, OCR की मदद से। हमने बुक को स्कैन कर लिया या कुछ भी हम जो लिखते हैं उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे कि हम एग्जाम देते थे ना OMR शीट वगैरह पे, उसमें गोले भरने होते थे, तो उस OMR शीट को कौन रीड करेगा, OMR। या फिर कोई सर्वे करने में या प्रश्नावली आदि में, इन सब में भी OMR का यूज होता है। BCR बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर। कई बार जो भी हम आइटम खरीदते हैं, मॉल में जाते हो, वहां पे क्या होता है, एक आपने छोटा सा स्कैनर देखा होगा जो आइटम के पीछे एक बार कोड लिखा होता है, उसको स्कैन करके हमें उस आइटम के बारे में बताता है कि ये कितने रुपए का है, कितने क्या नाम है, कहाँ है, कितनी क्वांटिटी है, ये सब बताता है। अब बार कोड क्या होता है, तो आप देखिए कि एक सफेद सी पट्टी के ऊपर कुछ काले रंग की लाइनें होंगी, वर्टिकल सीधी खड़ी लाइनें, उनको क्या बोलते हैं, बार कोड। ये हमारे इन्फॉर्मेशन देता है। QR कोड रीडर क्या होता है, QR कोड को स्कैन करने के काम आता है। अब जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप जाते होंगे ना अपनी स्कूटी या स्कूटी में पेट्रोल डलवाने, बाइक में, तो वहाँ पे एक बार कोड QR कोड होता है, उस QR कोड को हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वही QR कोड रीडर है। फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये भी एक डिजिटल कोड होता है। सबसे पहले 1994 में जापान की ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेव ने इसका इन्वेंशन किया था। बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे कि आपने जब आधार कार्ड बनवाया होगा तो उसके अंदर अपनी आंखों का रेटिना वगैरह का स्कैनिंग, हाथों की फिंगर वगैरह, हाथ सब स्कैन करके दिए होंगे। या स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीनें लग रही है, आप अपना अंगूठा लगाते हो। या फिर ये सब चीज़ें क्या हो गई, पासपोर्ट बनवाने के लिए हम अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं। कार्ड रीडर, अब आते हैं कार्ड रीडर पे। कार्ड रीडर क्या करता है, कार्ड के अंदर की इन्फॉर्मेशन रीड करता है। जैसे स्मार्ट कार्ड रीडर क्या करेगा, ATM ID कार्ड हो गया। मेमोरी कार्ड रीडर में क्या आ गई, SD कार्ड को रीड करेगा। इसमें USB और OTG यूज होते हैं। दोनों के फुल फॉर्म, USB यूनिवर्सल सीरियल बस और OTG ऑन द गो, एक छोटा सा ब्लूटूथ जैसा होता है। पंच कार्ड रीडर क्या करेगा, पंच कार्ड में स्टोर जानकारी को रीड करेगा। किम बोल टैग रीडर, ये पहले यूज होता था कपड़े या घड़ी वगैरह में, उनमें एक छोटा सा कार्ड लगा दिया जाता था जिसके ऊपर उसका बार कोड या QR कोड लिखा होता था। फिर जब हम उसको खरीद लेते थे तो उसको निकाल देते थे और वो प्रोसेसिंग में भेज दिया जाता था। ये था हमारा कीबोर्ड रीडर, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा हमारी फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह को कंप्यूटर में इनपुट करने के काम आता है। इसको हम हैंडी पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। इसकी क्वालिटी किसमें मेजर की जाती है, मेगापिक्सल में। आप बोलते हो ना कि ये वीडियो कितने मेगापिक्सल की है, ये सब। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और वॉइस इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। आजकल क्या हो गया, जैसे हम अपने कंप्यूटर फोन में बोल के काम करवाते हैं, हम कुछ बोलते हैं गाना प्ले करो, वो गाना प्ले करती है। रिमोट आ गए हैं स्मार्ट TV के, उसमें भी हम अपनी वॉइस दे सकते हैं। लास्ट आता है डिजिटाइजिंग टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट बोलते हैं, डिजिटल टैबलेट या डिजिटाइजर। इसका प्रयोग होता है ड्राइंग करने में। जैसे हम पेन पेपर पे करते हैं वैसे ही फीलिंग इस पे आती है। इसमें ड्राइंग करने के लिए स्टाइलस का यूज होता है। अब स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस एक पेन होता है जो टैबलेट के साथ हमें मिलता है, और ये एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। तो अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है कि जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर से हमें जो परिणाम होते हैं या रिजल्ट होता है वो देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। हम या तो वो रिजल्ट या वो जानकारी या तो वो देख सकते हैं या फिर उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आउटपुट ये डिवाइस को हिंदी में पूछे तो क्या बोलते हैं, निर्गम यंत्र। ऐसा पे आप देख सकते हो टोटल 12 आउटपुट डिवाइसेस के आपको नाम दिखाई दिए हैं। आप इनकी रीडिंग ले लीजिए और अब हम 1 बाय 1 इनको कवर करते हैं कि कौन सा आउटपुट डिवाइस क्या होता है। पहला ही आता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मॉनिटर आप सबको पता होगा कि एक टीवी जैसी स्क्रीन होती है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये प्राथमिक आउटपुट डिवाइस होता है, मतलब प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। मतलब क्या कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कंप्यूटर में क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। इसको VDU भी कहते हैं, पूरा नाम याद रख लेना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब
मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर आउटपुट को डिस्प्ले करने के काम आता है। और ये आउटपुट क्या हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है। और किसमें ये परिणाम किसमें आएंगे, सॉफ्ट कॉपी में, मतलब हमें के स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कई बार क्या होता है, कुछ लोग मॉनिटर को ही कंप्यूटर बोल देते हैं, लेकिन ये बात अलग है, मॉनिटर कंप्यूटर का एक भाग है, ठीक है। मॉनिटर के प्रकार देखो, एक सीआरटी कंप्यूटर होता है और एक होता है एफपीडी कंप्यूटर। यहाँ पे सिर्फ आपको पूरा नाम याद रखना है, सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब और एफपीडी का पूरा नाम है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सीआरटी पहले आपने देखे होंगे, बड़े बड़े टीवी जैसी स्क्रीन से कंप्यूटर आते थे, वो होते हैं। और एफपीडी आजकल जो आप देखते हो एलसीडी या एलईडी, इनके एग्जाम्पल है, एक पतली सी स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपको एलसीडी और एलईडी की फुल फॉर्म याद रखनी है। याद रखिएगा, इनमें जितनी भी फुल फॉर्म आ रही है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, मॉनिटर आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रिंटर के बारे में। अब प्रिंटर को भी मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने जब भी नोट्स वगैरह के लिए प्रिंट आउट लेने जाते ही हैं तो वो क्या होता है, प्रिंटर। और वो नोट्स क्या होते हैं, वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी बन जाती है। ठीक है, हार्ड कॉपी मतलब जिसको हम देख और छू सकते हैं। अब प्रिंटर के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको यहाँ पे इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके उदाहरण जरूर पता होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इनकी क्वालिटी लो होती है और नॉन इम्पैक्ट की क्वालिटी हाई होती है। मतलब अच्छे कौन से हुए, नॉन इम्पैक्ट हुए। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल देखिए, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। अगर लाइन प्रिंटर ऑप्शन में नहीं है तो ड्रम प्रिंटर ही होगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। यहाँ पे जो लेजर प्रिंटर होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है, फास्ट होता है, लेकिन उतना ही महंगा होता है। इंकजेट प्रिंटर सस्ता होता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। लाइन प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। तो प्रोजेक्टर का यूज़ किस में किया जाता है, आप कोई भी मूवी हॉल में जा रहे हो, क्लासरूम में जा रहे हो, कोई बड़ी मीटिंग है तो वहाँ पे आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हो। प्लॉटर की अगर बात करें तो प्लॉटर का यूज़ होता है ग्राफ, चार्ट, मैप, बैनर, पोस्टर आदि बनाने में। हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। कोई भी मैप अगर आपको बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, सर्किट डायग्राम बनाने हैं तो प्लॉटर का यूज़ होता है। प्लॉटर में एक क्या होता है, मल्टी कलर का पेन भी होता है। हेडफोन यहाँ पे हो गया, स्पीच सिंथेसाइजर हो गया। स्पीच सिंथेसाइजर क्या करेगा, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आवाज़ में कन्वर्ट कर देगा। फिर है ईयरफोन, माइक्रोफिल्म या माइक्रोफीचे, तो ये क्या होते हैं, जो कैमरे में रील डलती थी उसके लिए यूज़ होता है। फिल्म रिकॉर्डर हो गया, वॉइस आउटपुट डिवाइस है। कभी कभी क्या करते हैं हम, जब भी आप फ़ोन मिलाते हो तो आपको क्या आवाज़ सुनाई देती है कि लाइन इज़ बिजी, तो वो कौन बोल रहे हैं, वो वॉइस आउटपुट डिवाइस की वजह से हो पाता है। चलिए मेमोरी डिवाइस की अगर बात करें तो मेमोरी आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, एंड यहाँ पे आपका डेटा 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ लो कंप्लीट मेमोरी के लिए। तो मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रैम एंड रोम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो पार्ट्स हैं, एस रैम एंड डी रैम, स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टेटिक रैम आपकी कॉस्टली होती है, फास्टर होती है। ठीक है, डायनामिक रैम में हम रिफ्रेश रेट को यूज करते हैं, ये चीपर होती है एज कंपेयर टू स्टेटिक रैम। स्टेटिक रैम के अंदर आपको कंटिन्यू पावर फ्लो की रिक्वायरमेंट रहेगी। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे 4 टाइप है, एम रोम मास्केबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इलेक्ट्रिकली EPROM erasable programmable read only memory and double EPROM electrically erasable programmable read only memory। जो आपकी PROM होती है उसको केवल आप एक ही बार क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। एक बार उसमें डेटा लिखने के बाद आप उसको क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। EPROM में हम UV अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए। डबल EPROM में हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस का यूज करते हैं, जो बिजली की पल्सेस है, करंट है, उसको हम यूज करते हैं डेटा डिलीट करने के लिए। ठीक है, फिर हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में 3 है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड सॉलिड स्टेट। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपकी आएगी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल डिस्क में आती है आपकी CD, DVD और BD। सॉलिड स्टेट में आती है फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव एंड USB मेमोरी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक टेप का मतलब कैसेट्स अगर आपने देखी हो पहले, जो रेडियो वगैरह में डलती थी, वो क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक टेप होती है। CD की कैपेसिटी आपकी 700 MB रहती है, DVD की कैपेसिटी 4.7 GB है, BD की मिनिमम है 25 GB। ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क जो अभी यूज़ नहीं होती उसकी 1.44 MB थी।
उसके बाद चलिए डिफरेंस की अगर बात करें प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में, तो प्राइमरी मेमोरी आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। प्राइमरी और जो सेकेंडरी है वो आपकी स्थायी होती है, परमानेंट होती है। प्राइमरी मेमोरी का प्रोसेसर के साथ क्या होता है, सीधा एक्सेस होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से। सेकेंडरी मेमोरी जो है सीपीयू से सीधे सीधे तौर पे कनेक्ट नहीं होती, सीधे तौर पे सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू को यूज नहीं कर सकती। प्राइमरी मेमोरी आपकी वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल दोनों होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब कि अगर लाइट चली गई तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में आपकी प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है एंड सेकेंडरी सस्ती होती है। प्राइमरी मेमोरी को आप मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को आप एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल हो गए ये इनके, ठीक है। फिर यहाँ पे रैम रोम के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो रैम आपकी क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो डेटा रहेगा वो टेम्पररी रहेगा, अस्थायी रहेगा। पावर ऑफ होने के बाद डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रोम क्या है, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें जो हमने डेटा एक बार स्टोर कर दिया उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर रैम की अगर बात करें तो ये गीगाबाइट डेटा को स्टोर कर सकती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1 GB से 8 GB या उससे भी ज़्यादा होती है। रोम की अगर बात करें तो ये मेगाबाइट में डेटा को स्टोर करती है। रैम जो है इसका काम हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में जो भी काम हम कर रहे हैं, प्रेजेंटली जो आप काम कर रहे हो वो रैम में होता है। एंड स्टोर कर दिया आपने, यहाँ पे आपकी एप्स आ गई या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब कहाँ चले जाते हैं, आपके रोम के अंदर चले जाते हैं। रैम फास्ट एक्सेस करती है आपके डेटा को एंड रोम क्या है, रैम के कंपैरिजन में स्लो होती है। मेमोरी यूनिट्स की अगर बात करें तो 1 बिट का मतलब है 0 या 1, एक निबल का मतलब है 4 बिट, एक बाइट आपका है 8 बिट, एक किलोबाइट 1024 बाइट, एक मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, एक टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट। इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी आगे का देख लो, एक एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट, एक जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट, एक योटाबाइट 1024 जेटाबाइट, एक ब्रोंटोबाइट 1024 योटाबाइट, एक जीओपी बाइट 1024 ब्रोंटोबाइट। ये हाईएस्ट है। अब चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, एक टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या है, मध्यस्थ का कार्य करता है, इंटरफेस का काम करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। ये हमारे जो भी निर्देश हम उसको दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहे हैं वो कंप्यूटर को समझाता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो बाकी के सारे कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करता है, संचालन करता है, उनको कंट्रोल करता है। नाम है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है आपका डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलिए कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स है यहाँ पे, उनकी जो कीज है वो क्या क्या है। तो स्पेस बार अक्षर के बीच में एक सिंगल स्पेस देने के लिए, टैब की अक्षरों के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए, या फिर एप्लीकेशन के अलग अलग प्रोग्राम पे भी आप जा सकते हैं। कैप्स लॉक की क्या करती है, हम इससे अपने लेटर्स को कैपिटल में या फिर स्मॉल में कर सकते हैं। एंटर की नई लाइन में जाने के लिए, बैक स्पेस की पीछे वाला अक्षर डिलीट करने के लिए, एक अक्षर डिलीट करने के लिए, ठीक है, याद रखना ये वर्ड नहीं है। डिलीट की जो है एक आगे वाला अक्षर डिलीट करने के लिए। प्रिंट एससी की प्रिंट स्क्रीन या स्क्रीनशॉट लेने के लिए। होम आपका करंट लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए, एंड करंट लाइन के एंड पर जाने के लिए। पेज अप पेज डाउन, डॉक्यूमेंट में एक पेज ऊपर और नीचे जाने के लिए। कंट्रोल की का प्रयोग क्या होता है, किसी दूसरी के की के साथ करते हैं, अकेले कंट्रोल दबाओगे तो कुछ नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एंड की पेज के एंड में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम की एकदम फर्स्ट पेज पे आने के लिए। कंट्रोल प्लस इंसर्ट की, कंट्रोल प्लस इंसर्ट सी कंट्रोल प्लस इंसर्ट की कॉपी करने के लिए यूज होता है, जैसे कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हो आप, उसी तरह से कंट्रोल प्लस इंसर्ट होता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट करने के लिए यूज होता है, जैसे कंट्रोल प्लस वी हम यूज करते हैं।
एरो की को डायरेक्शनल की भी कहा जाता है। 4 होती है ये, अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें तो टोटल 12 कीज होती है F1 से लेके F12 तक। F1 फंक्शन की का यूज क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन का हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए। F1 क्या करती है, हेल्प मेन्यू ओपन करती है। F2 की क्या करेगी, रीनेम करेगी, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए। F3 क्या करेगी, F3 से सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा। F4 क्या होता है, F4 अकेला कुछ नहीं करता है, ओल्ट के साथ अगर आप यूज करोगे, ओल्ट प्लस F4 से क्या हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, ठीक है, या फिर शट डाउन भी कर सकते हो। F5 क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। F6 का यूज किस लिए होता है, डेस्कटॉप के किसी भी फाइल या प्रोग्राम को सिलेक्ट करने या डायरेक्टरी को बदलने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ब्राउजर में F6 की का यूज करोगे तो कर्सर सीधा एड्रेस बार में आ जाएगा। F7 फंक्शन की का उपयोग विंडो मीडिया प्लेयर में साउंड को म्यूट अनम्यूट करने के लिए होता है। F8 का विंडो इंस्टॉल करते समय बूटिंग करने में होता है। बूट का मतलब क्या है, आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो। F9 फंक्शन की का यूज किस में होता है, विंडो में कोई यूज नहीं है इसका, विंडो मीडिया प्लेयर में ही होता है। F10 यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। F11 का यूज हम ब्राउजर या अदर एप्लीकेशंस को फुल स्क्रीन मोड में चलाने के लिए करते हैं, F11। F12 का आप सेव एज करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। मेन यहाँ पे कौन कौन सी है, F1 है हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए, F2 है रीनेम करने के लिए, F3 सर्च ऑप्शन ओपन करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, उसके बाद F8 बूटिंग के लिए, F11 आपकी है फुल स्क्रीन मोड के लिए, F12 सेव एज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी शॉर्टकट फुल फॉर्म्स की, एब्रीवेशंस की। तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, CRT कैथोड रे ट्यूब, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमिल्सन ने। DNS डोमेन नेम सिस्टम, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, WWW वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों ईमेल से रिलेटेड टर्म है। CC में आप जिनका भी ईमेल आईडी लिखोगे वो सभी को डिस्प्ले होगा, सभी को उसके बारे में पता चल जाएगा। BCC के अंदर आपने जिसकी भी ईमेल आईडी लिखी है उसको उस ईमेल आईडी के बारे में बाकी किसी को नहीं पता रहेगा। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MP3 MPEG प्लेयर 3, MP4 MPG प्लेयर 4, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, WMV विंडो मीडिया वीडियो, WMA विंडो मीडिया ऑडियो, DAT डिजिटल ऑडियो टेप, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP बिटमैप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, DOC डॉक्यूमेंट। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपकी एयरटेल, जो भी सिम आपको इंटरनेट देती है उन्हें ISP कहते हैं। OTP वन टाइम पासवर्ड, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPRS जनरल पैकेट फॉर रेडियो सर्विस, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल PROM, EE इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, MROM मास्केबल रीड ओनली मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, SDD सॉलिड डिस्क ड्राइव है, ये करेक्ट करना। 51 में है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DDR डबल डेटा रेट, DVD डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, KB किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, NTFS
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, HD हाई डेफिनेशन, UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI, कंट्रोल यूजर इंटरफेस, एंड एक है यहाँ पे AT, एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है हमारी। उसके बाद आगे आती है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सिक्योर डिजिटल कार्ड, पर्सनल कंप्यूटर, जिप आर्चिव फाइल, BPS, बिट्स पर सेकंड, KBPS, किलोबाइट पर सेकंड, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, फ्लॉप्स, ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर करता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, LLL, लो लेवल लैंग्वेज, GHZ, गीगा हार्ट्स, और सिर्फ HZ हो तो हार्ट्स, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, HP, जो HP प्रिंटर्स आते हैं वो, हैवलेट पैकर्ड, AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है। उसके अलावा कुछ और देखो अब यहाँ पे, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड ये 7 और 8 बाइट का होता है। EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड्स, 8 बिट का होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDZAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब चलिए थोड़ी सी नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब है कि दो या उससे अधिक कंप्यूटर एक साथ में जुड़ रहे हैं, उनको नेटवर्क कहा जाता है। ये वायर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, वायरलेस भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है नेटवर्क का आपका इंटरनेट। इंटरनेट में नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम नोड बोलते हैं। नेटवर्क का इतिहास, सबसे पहला जो नेटवर्क है वो है आपका ARPANET, दुनिया का पहला नेटवर्क था। इसी के कारण आगे हमारा इंटरनेट आया। इसका आविष्कार हुआ 1968 में। ARPA ने किया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अमेरिका की कंपनी थी ये। पूरा नाम है इसका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ये एक बड़ी सफलता थी ARPANET। लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता था? सिर्फ रक्षा विभाग, डिफेंस में होता था। ARPANET से पहले क्या था? टेलीफोन नेटवर्क था। अगर एक लाइन आप या स्विच में कोई भी गड़बड़ी हो जाती तो पूरा कन्वर्जेशन खत्म हो जाता है। ARPANET क्या था? महंगा था। 1990 में ARPANET को बंद कर दिया गया। फिर आती है बात इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट आपको पता है क्या होता है? फुल डेफिनेशन देखो तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हम इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट का हिंदी में नाम अंतरजाल है। इंटरनेट का पुराना नाम ARPANET या इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। 1969 में इंटरनेट का जन्म हुआ था। इसे DARPA भी कह देते हैं। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी भी कहा जाता है। इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इंटरनेट का बर्थडे क्या है? 1 जनवरी 1983। इंटरनेट के जनक कौन है? विंट सर्फ। भारत में इंटरनेट का जनक ब्रिजेंद्र के सिंगल। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था? 14 अगस्त 1995 को हुआ था, लेकिन सार्वजनिक तौर पे 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। भारत में पहली बार इंटरनेट किस कंपनी ने शुरू किया? BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंटरनेट का छोटा शब्द क्या है? नेट। इंटरनेट के मालिक कौन है? तो इंटरनेट का ऐसा कोई मालिक नहीं है, क्योंकि इंटरनेट किसी की भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। इंटरनेट की पहली वेबसाइट कौन सी थी? www, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। W3 या वेब भी कह देते हैं। आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में। क्या काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब? ये एक प्रकार की सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी या रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक अहम हिस्सा है।
इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर जानकारी को शेयर करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग करके यूजर दुनिया के किसी भी कोने से क्या कर सकता है, वेबसाइट में मौजूद जानकारी को एक्सेस कर सकता है। आप इसका यूज फ्रीली कर सकते हो, सभी डिवाइस में चलता है। वर्ल्ड वाइड वेब के घटक कंपोनेंट्स, यूआरएल होता है जिसमें एड्रेस लिखा जाता है वेबसाइट का। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इससे वेब पेज क्रिएट करते हैं। वेब पेज, आप इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, आप जो भी पेज देखते हो, उसको कहा जाता है वेब पेज। और ये वेब पेज बनाए जाते हैं एचटीएमएल भाषा को यूज करके। ये जो वेबसाइट है, इनका जो पता होता है वो कहाँ पे लिखा होता है, यूआरएल में। एक से ज्यादा वेब पेजेस को मिला के वेबसाइट बनती है। एक सिंगल पेज वेब पेज कहलाता है। पहला पेज होम पेज कहलाता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर जो आपके गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा, मोजेला, ये सब क्या है, आपके ब्राउजर है जिन पे आप अपना कुछ भी नेट से कनेक्ट करने के लिए, नेट पे जो भी जानकारी आपको मिलती है उनको देखने के लिए यूज करते हो, वो होते हैं आपके वेब ब्राउजर। सर्वर क्या होते हैं, वेब सर्वर, जहां पे इंटरनेट की सारी जानकारी स्टोर है उन्हें वेब सर्वर कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का। अब साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं उनको सिक्योरिटी देना, सुरक्षा प्रोवाइड करना। किन से देना, वायरस से देना, मैलवेयर से देना। अब इनके बारे में देखो, मैलवेयर की फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर या उसमें स्टोर डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर को चुरा ले, आपकी ईमेल आईडी के पासवर्ड को चुरा ले, ये सब क्या है आपके, ये सब चीजें साइबर थ्रेट में आ जाती है। ठीक है, अब इनके कुछ टाइप्स है। सबसे पहला आता है वायरस, पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। जो वायरस है वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर या फाइल से ही फैलता है। अगर आप उस फाइल को नहीं खोलेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे तो वायरस नहीं आएगा। ठीक है, वायरस का जो काम होता है वो क्या है, डेटा को चुराना, डेटा को नुकसान पहुंचाना, डेटा को मॉडिफाई करना। एक बार आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो आपके पूरे कंप्यूटर में क्या होता है, वो फैल जाता है और बाकी के प्रोग्राम्स को भी करप्ट कर देगा। दुनिया का पहला वायरस कौन सा है, क्रीपर। ये वायरस कहाँ पे आया था, तो 1970 में अर्पानेट नेटवर्क पर आया था। इस वायरस को किसने बनाया था, बॉब थॉमस ने बनाया था। 10x ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया था। और ये वायरस कंप्यूटर को जब करप्ट कर देता है तो एक मैसेज पे, एक स्क्रीन पे एक मैसेज आता है कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ये मैसेज वो डिस्प्ले करता है। इसके बाद 1982 में एक पब्लिक में पूरी तरह से पता चला एक वायरस के बारे में, उसका नाम था एलेक क्लोनर। इसे किसने बनाया था, रिच स्क्रैंटा ने बनाया था। वायरस से निपटने के लिए आप एंटीवायरस की जरूरत होती है। वोम क्या है, वोम एक कंप्यूटर या प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की क्या बना लेता है, कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है। वोम भी वायरस की तरह ही होता है, लेकिन वोम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन्हें किसी फाइल की जरूरत नहीं है किसी कंप्यूटर में स्प्रेड होने के लिए। ठीक है, ये खुद ही अपने आप ही दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। नेटवर्क का यूज करके ये अपनी कॉपी बना लेते हैं। ईमेल, वेब पेज, चैट मैसेज, इनके थ्रू क्या करते हैं, ये दूसरे कंप्यूटरों में चले जाते हैं और ये आपके कंप्यूटर को स्लो कर देंगे। स्पाईवेयर क्या होता है, वे वायरस, वे प्रोग्राम जो जासूसी का काम करते हैं उन्हें स्पाईवेयर कहते हैं। आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, इन सब जानकारियों को ये चुरा लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स, ये क्या होते हैं, तो ट्रोजन भी एक मालवेयर का ही एक हिस्सा है। ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। ये अपनी खुद की कॉपी नहीं बनाता, एक बार जिस कंप्यूटर में डाल दिया उसी कंप्यूटर में रहेगा, लेकिन फिर ये क्या करेगा, ये बैक डोर ओपन कर देता है, बाकी वायरसेस के लिए आपके सिस्टम में क्या कर देता है, रास्ते खोल देता है। उसके बाद तो ये क्या है, आपके वायरस हो गए, मैलवेयर हो गए।
अब हम क्या करेंगे, अगर आप क्या करना चाहते हो, इनसे बचना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को ओपन ना करें। उसके अलावा अनजान सोर्सेज के द्वारा कोई भी फाइल ओपन ना करे, जो भी अनचाहे अवांछित लिंक होते हैं उन लिंक पर क्लिक ना करे, जो भी आपको लगते हैं कि कितना अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलता है, ऐसे किसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक ना करे, कोई भी ऐसी फाइल डाउनलोड ना करे, जैसे कि हम गाने मूवी ये सब डाउनलोड कर लेते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, वायरस होते हैं, और किसी भी भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। तो ये सब क्या है, इन सब से आप अपने सिस्टम को मालवेयर से बचा सकते हो। मालवेयर का पता कैसे लगाएंगे, तो कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी, आपकी कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने पे एरर का मैसेज आएगा, कंप्यूटर में मौजूद फाइलें अपने आप ही डिलीट हो जाएंगी, या फिर लोड होने में अधिक समय लगेगा, या अपने आप बंद हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कुछ नाम देखो, नॉर्टन 360, मैलवेयर बाइट्स, अवस्थ, कैस्पर स्काई, मैकएफे, टोटल प्रोटेक्शन, AK7 टोटल सिक्योरिटी। ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो वायरस को डिटेक्ट करते हैं और उनको डिलीट भी करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं MS ऑफिस से रिलेटेड शॉर्टकट कीज की। तो देखो, कंट्रोल A आपकी सिलेक्ट ऑल करने के लिए है, कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल U अंडरलाइन, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल D फॉन्ट ग्रुप की विंडो को ओपन करने के लिए, कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल G आपका जो फाइंड एंड रिप्लेस में गो टू ऑप्शन है उसके लिए, कंट्रोल H रिप्लेस ऑप्शन के लिए, कंट्रोल K इंपॉर्टेंट रहेगा हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, एक वर्ड पे क्लिक करो दूसरा पेज ओपन हो जाए। कंट्रोल E सेंटर में, कंट्रोल L लेफ्ट, कंट्रोल R राइट, कंट्रोल J जस्टिफाई, कंट्रोल M ये भी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ को इंडेंट या राइट में करने के लिए, कंट्रोल N न्यू विंडो ओपन करने के लिए, कंट्रोल O पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल P प्रिंट के लिए, कंट्रोल S सेव, और कंट्रोल S सेव के लिए दूसरी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F12, और F12 अकेली सेव एज के लिए है। कंट्रोल T हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल W फाइल बंद करने के लिए, कंट्रोल Y रीडू, कंट्रोल Z अनडू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में C किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट V टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल स्पेस बार फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, कंट्रोल के साथ इक्वल ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये दोनों कमांडें, कंट्रोल इक्वल सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, X के नीचे 2 आ जाए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम इक्वल दबाएं तो सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि ऊपर 2 लिख दें। F7 भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। F12 सेव एज के लिए, Alt F8 ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी फाइल में मैक्रो लगाने के लिए, शिफ्ट F7 ये भी इंपॉर्टेंट है सिनोनियम्स या थेजर्स के लिए, थेजर्स का मतलब पर्यायवाची वगैरह लगाने हो वो। एक्सेल की शॉर्टकट कीज की अगर बात करें तो कंट्रोल स्पेस टेबल के एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल A पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड ये भी पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस टेबल में रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए, उसके बाद कंट्रोल माइनस टेबल से रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए, कंट्रोल D या कंट्रोल के साथ डबल कोट्स ऊपर की सेल में जो भी डेटा है उसे नीचे कॉपी करने के लिए, कंट्रोल R ये क्या करेगा, आपका लेफ्ट सेल के डेटा को बिना कॉपी पेस्ट किए राइट सेल में पेस्ट कर देगा, कंट्रोल F4 विंडो क्लोज करने के लिए, कंट्रोल F1 एक्सेल रिबन को शो हाइड करने के लिए, कंट्रोल F9 एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, एंड ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन करंट डेट इंसर्ट करने के लिए, नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए, शिफ्ट F10 राइट क्लिक मेन्यू ओपन करने के लिए, Alt F1 सिलेक्ट किए गए डेटा का चार्ट बनाने के लिए, Alt F8 मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, शिफ्ट F2 सेल में कमेंट इंसर्ट करने के लिए, शिफ्ट F11 वर्कबुक में नई शीट इंसर्ट करने के लिए, टैब
किसी रो में अगली सेल में जाने के लिए, शिफ्ट टैब किसी रो में पिछली सेल में जाने के लिए, ऑल्ट होम किसी रो में पहली सेल में जाने के लिए, ऑल्ट एंड किसी भी रो में अंतिम सेल में जाने के लिए, ऑल्ट पेज अप किसी कॉलम के पहले सेल में जाने के लिए, ऑल्ट पेज डाउन किसी कॉलम के अंतिम सेल में जाने के लिए, अप एरो पिछली रो में जाने के लिए, डाउन एरो अगली रो में जाने के लिए, लेफ्ट एरो एक अक्षर बाएं जाने के लिए, राइट एरो एक अक्षर दाएं जाने के लिए, कंट्रोल लेफ्ट एरो ये शब्द आ गया, देखो वहां पे अक्षर की बात हो रही थी, यहाँ पे शब्द है, एक शब्द बाएं जाने के लिए, कंट्रोल राइट एरो एक शब्द दाएं जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू शब्द के नीचे स्पेस नहीं खींचने के लिए, देखो यहाँ पे देखो ये सिर्फ वर्ड्स के नीचे आएगा, क्या आएगी, एक लाइन लग जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट डी शब्द के नीचे डबल लाइन लगाने के लिए, डबल अंडरलाइन, कंट्रोल F2 प्रिंट करने से पहले पेज को देखना, प्रिंट प्रीव्यू, ऑल्ट कंट्रोल P प्रिंट लेआउट व्यू पर जाने के लिए, ऑल्ट कंट्रोल प्लस O आउटलाइन व्यू पर जाने के लिए, ऑल्ट कंट्रोल N ड्राफ्ट व्यू पर जाने के लिए, ऑल्ट कंट्रोल M पेज में कमेंट इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ई ट्रैक चेंजेस ऑन और ऑफ करने के लिए, ऑल्ट कंट्रोल एफ पेज में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए, ऑल्ट कंट्रोल डी एंड नोट इंसर्ट करने के लिए, जो फुटनोट है वो पेज के एंड में लगता है एंड आपका जो एंड नोट है वो सेक्शन और डॉक्यूमेंट के एंड में लगता है, ऑल्ट कंट्रोल 1 हेडिंग नंबर 1 अप्लाई करने के लिए, ऑल्ट कंट्रोल 2 हेडिंग नंबर 2 के लिए, ऑल्ट कंट्रोल 3 हेडिंग नंबर 3 के लिए। अब पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ कीज है, कंट्रोल एन नई प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, कंट्रोल एम नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल डी डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, कंट्रोल जी ग्रुप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट ग्रुप करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करने के लिए, कंट्रोल क्यू सेव एंड क्लोज, कंट्रोल टैब ओपन प्रेजेंटेशन में दूसरी पर जाने के लिए, कंट्रोल अप डाउन एरो की प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऊपर या नीचे जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट अप डाउन, देखो ये है एक स्लाइड ऊपर नीचे जाने के लिए, अगर शिफ्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट या लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए, ठीक है। होम पहली स्लाइड पर जाने के लिए एंड अंत की स्लाइड पर जाने के लिए, डिलीट सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, पेज डाउन नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए, पेज अप प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए, एन और पेज डाउन स्लाइड शो के समय नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए, पी और पेज अप स्लाइड शो के समय प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए, बी मतलब कि अगर आपका स्लाइड शो चल रहा है और आपने बी दबा दिया तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, एस्केप स्लाइड शो को एंड करने के लिए, टैब स्लाइड पर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए, शिफ्ट टैब स्लाइड पर प्रीवियस ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए, ऑल्ट F2 और F12 ये है आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, F1 हेल्प के लिए, ऑल्ट प्लस क्यू ये भी मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो वाला बॉक्स ओपन करने के लिए, F5 ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। F5 आपका है प्रेजेंटेशन को शुरुआत से स्लाइड शो स्टार्ट करना है आपको तो स्टार्टिंग स्लाइड से, और शिफ्ट F5 आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाह रहे हो करंट स्लाइड से, ठीक है। स्टार्टिंग से करना है तो F5, करंट स्लाइड से करना है तो शिफ्ट प्लस F5। F7 स्पेलिंग एंड चेक के लिए, ऑल्ट और F10 की टिप्स को ऑन या ऑफ करने के लिए, ऑल्ट के साथ F फाइल टैब मेन्यू, ऑल्ट H होम टैब, ऑल्ट N इंसर्ट टैब, ऑल्ट G डिजाइन टैब, ऑल्ट K ट्रांजिशन टैब, ऑल्ट A एनिमेशन टैब, ऑल्ट S स्लाइड शो टैब, ऑल्ट R रिव्यू टैब, ऑल्ट W व्यू टैब, ऑल्ट X एड इन टैब, ऑल्ट Y हेल्प टैब, ठीक है। ये था हमारा शॉर्टकट कीज। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक्सेल विंडो के बारे में। जब भी आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करोगे तो आपके सामने ये विंडो आपको ओपन होकर दिखाई देती है, ठीक है। इस विंडो में हर एक पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ऑलरेडी क्लासेस अपलोडेड है विद डिटेलिंग में, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है भाई, जो सबसे ऊपर आपके पास जो बार है उसको टाइटल बार कहते हैं। इसमें आपके डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ बटन्स है। राइट साइड में कौन कौन से बटन्स है देखो, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज।
ये 4 बटन है, कहाँ पे है आपके राइट साइड में है, बीच में आपके टाइटल आपकी फाइल का नाम है। अगर आप फाइल का नाम नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 उसका नाम होता है, ठीक है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज क्या होता है ये इजीली आपको पता है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या होता है, जो रिबन्स होते हैं ना, होम, इंसर्ट, वो सबको आप हाइड भी कर सकते हो, तो ये उसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में 4 बटन है, सॉरी 3 बटन है। लेफ्ट साइड में कितने बटन है आपके, 3 बटन है। बाय डिफॉल्ट कितने बटन मिले हमें, 3 मिले हैं। कौन कौन से है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। सेव बटन, अंडू एंड रीडू, ये 3 ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टैब के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से टैब है यहाँ पे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये क्या है हमारे टैब होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उसके बाद देखिए रिबन, ये आप इसको रिबन बोलते हैं, आप देख सकते हो फिलहाल होम टैब ओपन है एंड ये जो आपको बल्ब का सा सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा है ये हेल्प ऑप्शन है, ठीक है। और नीचे आपको छोटा सा बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में एरो सी दिखाई दे रही है, इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। इतना हमें समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अब बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किस टैब में कौन से ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। होम ग्रुप की अगर बात की जाए तो होम के अंदर कौन कौन से ग्रुप मेंशन है देख लो, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, एड-इन्स, ये सारे किस में आते हैं, होम ग्रुप के अंदर आते हैं। अब क्लिपबोर्ड के अंदर कौन से आते हैं, तो देखो क्लिपबोर्ड के अंदर आता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। शॉर्टकट कीज क्या क्या है इनकी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। एकदम डिटेलिंग में भी शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी आपको, एक बार देख लीजिएगा क्लास। हालांकि वो बैच दूसरा है लेकिन आपके काम का है, ठीक है, फिर चाहे बैच कोई भी हो काम का होना चाहिए। उसके बाद आता है फॉन्ट ग्रुप, कंट्रोल शिफ्ट एफ इसकी शॉर्टकट की है। देखो यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट, फॉन्ट लैंग्वेज है, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज आपकी कैलिब्री होती है। 13 यहाँ पे फॉन्ट साइज है। इस लिस्ट के अंदर अगर आप एरो पे क्लिक करो तो मिनिमम फॉन्ट साइज आपको 8 मिलेगा एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे 72 मिलेगा, ठीक है। चेंज केस, यहाँ पे सेंटेंस केस में, टॉगल केस में, अपर केस, लोअर केस, ये यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपना। क्लियर फॉर्मेटिंग, उसके बाद फॉन्ट कलर चेंज करना है, यहाँ पे है आपकी हाईलाइटिंग करना। ऊपर जो आपको ए अपर एरो एंड ए डाउन एरो दिखाई दे रही है वो है आपका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करना। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और डिक्रीज करने की है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या क्या है भाई, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइंस, ये आपकी फॉन्ट स्टाइल है। उसके बाद यहाँ पे जो ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट। फिर यहाँ पे देखो एक्स के नीचे 2 है, ये सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, एक्स के ऊपर 2 है सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ए बी सी के बीच में लाइन है तो ये स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है। अंडरलाइन एक सिंगल और डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो। मिनिमम फॉन्ट साइज 8 हो गया, मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 हो गया, उस लिस्ट के अंदर की बात हो रही है। ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर पैराग्राफ ग्रुप। अब पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखो बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग होती है, मल्टी लेवल लिस्ट है आपकी, इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है, आप अपने लेफ्ट राइट साइड में अपने पैराग्राफ के में स्पेस छोड़ना चाहते हो, वो क्या कहलाता है, इंडेंट कहलाता है। उसके बाद ये क्या है आपकी शॉर्टिंग है, शॉर्ट करना चाहते हो आप अपने डॉक्यूमेंट को। फिर आता है ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका एंड मार्कर, शो हाइड इसको बोल देते हैं। कंट्रोल स्टार, कंट्रोल स्टार से आप इसको देख सकते हो, कंट्रोल स्टार से आप इसको हाइड कर सकते हो। जैसे ही आपका पैराग्राफ का एंड हो जाएगा, एंड में आपको ये मार्कर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट की बात की जाए, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई 4 अलाइनमेंट होती है। देन यहाँ पे पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग है। उसके बाद ये पैराग्राफ शेडिंग है, आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे कोई दूसरा कलर लगाना चाहते हो, हाईलाइट की बात नहीं हो रही है, शेडिंग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉर्डर ड्रॉ टेबल, यहाँ पे आप अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। जो डॉटेड है वो बॉर्डर दिखाई नहीं देगा, जो डार्क लाइन में वो दिखाई देगा। स्टाइल ग्रुप यूज फॉर नेविगेशन पेन एंड एड टेबल ऑफ कंटेंट्स। एडिटिंग ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस, गो टू एंड सिलेक्ट। एडिटिंग ग्रुप भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइल टैब, होम, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, शेयर, ये सारे ऑप्शन आपको अपने फाइल टैब के अंदर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इंसर्ट टैब की।
तो यहाँ पे देखो इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं भाई। इंसर्ट के अंदर पेजेस, टेबल, इल्यूस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो जो पेज ग्रुप है उसके अंदर कौन से ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो पेज ग्रुप के अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो। कवर पेज लगा सकते हो आप अपने पेज के ऊपर, पहले से डिजाइन किया हुआ कोई कवर पेज अगर आपको यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज से एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। पेज ब्रेक आप जहां पे भी आपका कर्सर है वहां से ही आपका पेज ब्रेक होकर न्यू पेज में आ जाता है। टेबल ग्रुप में आप इंसर्ट टेबल कर सकते हो, ड्रॉ टेबल कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, आप उसको सिलेक्ट करो, वो टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्विक टेबल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद आता है इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। अब इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट। हेडर एंड फुटर के अंदर आता है हेडर, फुटर, पेज नंबर। हेडर एकदम टॉप में होता है, फुटर एकदम डाउन में होता है। टेक्स्ट ग्रुप, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, ड्रॉप कैप। ये आपको 5 दिखाई दे रहा है ना, जो 5-6 लाइनों को कवर कर रहा है, ये क्या है, ड्रॉप कैप है, इसी को ड्रॉप कैप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप के अंदर कौन से ऑप्शंस होते हैं भाई। आपको पाई कोई इक्वेशन यूज करनी है मैथ्स की, या कोई सिंबल यूज करना है, तो आप डायरेक्टली, आपको कीबोर्ड में ये सिंबल नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। सिंबल ग्रुप के अंदर कहाँ पे मिलता है, इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, ये क्या था हमारा इंसर्ट टैब। उसके अंदर देखो आगे क्या है भैया, आपका लिंक। लिंक की शॉर्टकट है Ctrl+K। लिंक लगा सकते हो, हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कमेंट यूज कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट क्या होता है भाई, जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देता है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन टैब की। तो डिजाइन टैब के अंदर आपके भी थीम्स आती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आती है, पेज बैकग्राउंड आता है। यहाँ पे आपका पेज बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट रहेगा। पेज बैकग्राउंड के अंदर 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, वाटरमार्क मिलता है, पेज कलर मिलता है एंड पेज बॉर्डर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। और वाटरमार्क में आप देख सकते हो आपको डायगनली भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है एंड आपको एकदम हॉरिजॉन्टली भी लिखा हुआ दिखाई मिलेगा। ये पेज बॉर्डर है, यहाँ पे आप इस टाइप के बॉर्डर्स यूज कर सकते हो। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लेआउट टैब की। लेआउट टैब काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसका पेज सेटअप वाला ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेआउट टैब के अंदर मिलते हैं हमारे कौन कौन से, पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज, ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब पेज सेटअप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस है, तो मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइफनेशन, ये सारे क्या मिलेंगे हमें, ऑप्शंस मिलेंगे। अब मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले देखो आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में कोई इक्वल सा स्पेस छोड़ना चाहते हो, जैसे यहाँ पे भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, वो मार्जिन होता है, कहीं पे भी छोड़ सकते हो अपने पेज में। डिफॉल्ट मार्जिन कितना है, 1 इंच है। ओरिएंटेशन 2 टाइप की थी, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। रेफरेंस टैब की अगर बात की जाए तो रेफरेंस ग्रुप आता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, रिसर्च, साइटेशंस एंड बाइब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सब आपकी रेफरेंस से रिलेटेड हो गई। फुटनोट और एंड नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फुटनोट और एंड नोट का यूज हम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए, उस पर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। ठीक है, अब फुटनोट कहाँ पे होता है और एंड नोट कहाँ पे होता है, जैसे हेडर पेज के टॉप में होता है, फुटर पेज के डाउन में होता है, उसी तरह फुटनोट और एंड नोट कहाँ होती है। तो आपका फुटनोट होता है जो आपका पेज है ना, उसके सबसे नीचे वाले भाग में आपको दिखाई देगा। और एंड नोट कहाँ दिखाई देगा, आपके डॉक्यूमेंट या सेक्शन के एंड में। फुटनोट पेज के एंड में एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट और सेक्शन के एंड में आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं मेलिंग टैब की। मेलिंग टैब यहाँ पे फीचर नया ऐड हुआ है, कौन सा है भाई, मेलिंग टैब में आप एनवलप क्रिएट कर सकते हो, लेबल्स को क्रिएट कर सकते हो एंड मेल मर्ज का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। मेलिंग ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, मेल मर्ज का ऑप्शन रहेगा। अब ये मेल मर्ज क्या होता है, तो अगर आपको एक ही मैसेज, एक ही मेल बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजनी होती है तो उसे मेल मर्ज कहते हैं, इतना आपको पता है। मेल मर्ज में कितने स्टेप होते हैं टोटल, तो मेल मर्ज के अंदर टोटल 5 स्टेप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई मेल मर्ज में कितने स्टेप्स होते हैं, तो मेल मर्ज के अंदर टोटल 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद किन किन को भेजना है वो लिस्ट बनाएंगे। सेकंड क्या है, क्रिएट लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स। थर्ड क्या है, सिलेक्ट करेंगे हम उनको। फोर्थ क्या है, मर्ज, इंसर्ट, मर्ज, फिल्ड, देन हमारा फिनिश एंड मर्ज हो जाएगा। रिव्यू टैब, रिव्यू टैब भी काफी इंपॉर्टेंट टैब है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है आपका प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रैकिंग चेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, कंपेयर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट इंक। तो प्रूफिंग और ट्रैकिंग एंड कंपेयर, यहाँ पे तीन ये ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके रिव्यू ग्रुप में मिलते हैं। और यहाँ पे जो इंक ये आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये सिर्फ इसलिए है कि उस ऊपर जो इंक वाला ऑप्शन दिया गया है ना, मैंने वही यूज करके ये वाला इंक ऐसे टाइप किया है, और ये कलर वाला जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो वो इंक यूज करके ही हम ऐसे यूज कर सकते हैं पेंट की तरह। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है हमें पेंट की तरह ब्रश यूज करने का, तो वो इंक ऑप्शन के अंदर आप यूज कर सकते हो। प्रूफिंग ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि भाई स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन किस टैब के किस ग्रुप के अंदर मिलता है, लगभग काफी एग्जाम में आता है। सबसे क्या मैं कहूँ कि फेवरेट क्वेश्चन है ये सभी का। तो यहाँ पे देखो, स्पेलिंग एंड ग्रामर आपका प्रूफिंग ग्रुप में मिलता है और ये आपका रिव्यू टैब में होता है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेजर्स एंड वर्ड काउंट, ये तीन यहाँ पे मिलेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आता है आपका कंपेयर ग्रुप। अब कंपेयर ग्रुप के अंदर आपके दो ऑप्शन है, एक है कंपेयर और एक है कंबाइन। कंपेयर ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, एक ही डॉक्यूमेंट के दो डिफरेंट वर्जन को कंपेयर कर सकते हो। कंबाइन में हम क्या करते हैं, उनको कंबाइन कर लेते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है ट्रैकिंग ग्रुप। ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर क्या है, अगर आपको ये देखना है कि भाई आपने कौन सा डेटा ऐड किया, कौन सा डेटा डिलीट किया, क्या नया चेंज हुआ, आप उसको ट्रैक करना चाहते हो। अभी तो आपने कुछ डिलीट कर दिया तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इस ट्रैकिंग ग्रुप को अगर आप यूज करोगे और अगर आप कुछ डिलीट करोगे ना, तो वो अलग से शो होगा। लैंग्वेज है यहाँ पे, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेट करना चाहते हो, कोई टेक्स्ट की, कोई डॉक्यूमेंट की, मिनी ट्रांसलेटर यूज करना है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं व्यू टैब की। व्यू टैब भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो इसके ग्रुप देख लो कौन कौन से हैं। व्यू है, पेज मूवमेंट है, वर्टिकल या साइड टू साइड आप कर सकते हो, जूम ऑफ विंडोज, मैक्रो, शेयर पॉइंट। व्यू से क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने व्यू होते हैं यहाँ पे, टोटल 5 व्यू है। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। प्रिंट लेआउट व्यू आपका बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। प्रिंट लेआउट व्यू कौन सा है आपका, बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। एंड आउटलाइन व्यू के अंदर ना बुलेट्स यूज होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये आउटलाइंस में बुलेट्स यूज होती है। उसके बाद आता है शो ग्रुप, रूलर, ग्रिड लाइंस, नेविगेशन पेन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई रूलर्स को आप कहां से हाइड कर सकते हो, कहां से शो कर सकते हो। तो रूलर आपका शो ग्रुप के अंदर मिलता है, ये रिव्यू टैब चल रहा है। ग्रिड लाइंस क्या होती है, छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई देने लग जाए, वो अभी फिलहाल हाइड है। जूम ग्रुप, अब जूम ग्रुप यहाँ पे देखो, जूम ग्रुप में जूम ऑप्शन है, 100% है, 1 पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा। अब जूम ग्रुप सॉरी, अब ये जूम जो ऑप्शन है आपका, जूम ग्रुप के अलावा और कहाँ दिखाई देता है, तो जूम ग्रुप के अलावा ये आपको स्टेटस बार में भी दिखाई देगा। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे कि स्टेटस बार में कहाँ पे दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर मैक्रोज। नेक्स्ट किसका नाम आ रहा है, यहाँ पे व्यू ग्रुप चल रहा है एंड व्यू टैब चल रहा है, और व्यू टैब के अंदर आपका नेक्स्ट नाम है मैक्रोज का। तो आप मैक्रोज क्या होता है, आप भाई एक ही काम को बार बार नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो, मैक्रो बना लो उसकी। एक मिनट, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, तो मैक्रोज बना लिया हमने, उसको आप व्यू कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है विंडो ग्रुप, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, ये सारे, स्विच विंडो, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन यहाँ पे देखिए रूलर, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। ये जो स्केल दिखाई दे रहा है आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये आपका रूलर है। स्क्रॉल बार क्या होता है, अभी आप अपने पेज को अप डाउन करना चाहते हो, लेफ्ट टू राइट ले जाना चाहते हो, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे यूज होता है। स्टेटस बार क्या है, स्टेटस बार जो आपकी पेज की पूरी डिटेलिंग को शो करे, टोटल कितने पेजेस है, कौन सा पेज अभी फिलहाल ओपन है, कितने वर्ड्स है, कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, कौन सा व्यू में आप देख रहे हो,
और जूमिंग ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देख लो जूमिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एकदम बॉटम में राइट कॉर्नर में। 3 व्यू बटन होते हैं यहाँ पे, टोटल 5 व्यू है लेकिन 3 यहाँ पे दिखाई देंगे, रीड मोड, प्रिंट लेआउट व्यू एंड वेब लेआउट। बाय डिफॉल्ट कौन सा है आपका, प्रिंट लेआउट है। जूम कंट्रोल, अब यहाँ पे जूम कंट्रोल देख लो, मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, मैक्सिमम इसमें होता है 500% एंड मिनिमम 10% होता है, बाय डिफॉल्ट 100% होता है। ठीक है, ये जूम के बारे में ध्यान रखना ये बातें। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम एमएस एक्सेल के बारे में भी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। डिटेलिंग के लिए आप क्लास देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्सेल क्या है, एक्सेल पे एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। एक्सटेंशन है .xlsx। इस पूरी विंडो के बारे में पता होना चाहिए। क्विक सा रिवीजन लो यहाँ पे पूरी विंडो का। ऊपर क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है, फिर यहाँ पे रिबन टैब्स है, फिर ये रिबन है, फॉर्मूला बार जहाँ पे आपका फॉर्मूला दिखाई देता है, ये नेम बॉक्स है जो करंटली जिस भी साल में आप एक्टिव हो उसका एड्रेस वहां पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आती है देखो कॉलम हेडर्स एंड रो हेडर्स। जो कॉलम हेडर्स है आपके वो आप ABCD अल्फा लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड जो रो हेडर्स है आपके 1 2 3 नंबर से स्टार्ट होते हैं। फिर यहाँ पे ये बहुत सारी जो रो एंड कॉलम से मिलके बनी हुई है इनको सेल बोलते हैं एंड एक सेल का एड्रेस होगा। सेल एड्रेस को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कॉलम आएगा उसके बाद रो का नंबर आएगा, ठीक है, वो उस तरह से आप सेल एड्रेस को लिख सकते हो। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे देखो भाई, इसमें भी एक रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार मिलेगा, स्टेटस बार है, यहाँ पे भी जूम स्लाइडर मिलेगा एंड शीट टैब है, शीट 1 लिखा हुआ है, एड न्यू शीट आइकन भी है। बाय डिफॉल्ट आपकी शीट का नाम क्या होता है, ऊपर वर्कबुक का नाम, बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कशीट का नाम बुक 1 होता है, सॉरी वर्कशीट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पूरी क्या है, एक वर्कशीट है। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्सेल के मेन पॉइंट्स यहाँ पे देख लो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। डेटा कहाँ किस में होता है भाई, टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल क्या होती है, रो एंड कॉलम से मिलके बनती है। यहाँ पे टोटल रो कितनी होती है, 1,48,576 टोटल रोज होती है। यहाँ पे मैक्सिमम रो हाइट कितनी है, 409 पॉइंट्स मैक्सिमम रो हाइट। रो को आप नंबर से रिप्रेजेंट करते हो। कुल कॉलम कितने होते हैं, 16,384 होते हैं एंड कॉलम को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम विड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, मैक्सिमम कॉलम विड्थ कितनी है आपकी, 255 कैरेक्टर्स है। वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक आपकी जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसी को वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा वर्कशीट्स इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी वर्कबुक है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1 होता है, या फिर हम कहें वर्कशीट का नाम भी बुक 1 होता है। वर्कशीट क्या होती है, एक सिंगल पेज होता है जिसमें सेल्स होती है और बाय डिफॉल्ट आपकी 3 वर्कशीट होती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, इनको हम इन नाम को हम रीनेमिंग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, रो एंड कॉलम से मिलके क्या बनती है, सेल बनती है। सेल करंटली आप जिसमें डेटा टाइप करते हो उसे एक्टिव सेल कहते हैं। हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। एड्रेस किससे बनता है, कॉलम प्लस रो से मिलके बनेगा। अब यहाँ पे देखो वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है। अंतिम सेल एड्रेस की बात हो रही है तो अंतिम कॉलम का नाम क्या है, XFD। लास्ट कॉलम का नंबर क्या रहेगा, XFD एंड लास्ट रो का एड्रेस क्या रहेगा, 1,48,576। तो लास्ट कॉलम का क्या नाम रहा भाई, XFD। अब चलिए इसके टैब की डिस्कस कर लेते हैं, टैब के बारे में। तो होम टैब के बारे में बात करें तो इसके अंदर है आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, एड-इन्स। अलाइनमेंट ग्रुप यहाँ पे देख लो, अलाइनमेंट ग्रुप में आप ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन डायगनली भी और वर्टिकली भी, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, अप डाउन, ये ऑप्शंस मिलेंगे। रैप टेक्स्ट क्या होता है, भैया आपने अपना डेटा टाइप किया, सेल से बाहर चला गया वो डेटा, तो आप उसको रैप टेक्स्ट कर दो, उसी सेल के अंदर आपका डेटा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है नाम मर्ज एंड सेंटर का। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, आप एक से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर रहे हो। मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, कंबाइन कर रहे हैं हम डाटा को, तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड वापस स्प्लिट करने के लिए अनमर्ज सेल्स। नेक्स्ट यहाँ पे नाम आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। फिर आते हैं सेल्स ग्रुप, इसके अंदर हम इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या इंसर्ट डिलीट कर सकते हो, सेल्स, रो, कॉलम एंड वर्कशीट, इन्हीं को इंसर्ट कर सकते हैं, इन्हीं को आप डिलीट भी कर सकते हो। फॉर्मेट के अंदर क्या आता है भाई,
तो फॉर्मेट के अंदर हमारा आता है चेंज द रो हाइट और कॉलम विड्थ, ऑर्गेनाइज द शीट, प्रोटेक्ट शीट या विजिबिलिटी। स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ कितनी होती है? 8.09 आपकी स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ होती है। एडिटिंग ग्रुप के बारे में चलो बात कर लेते हैं। तो एडिटिंग ग्रुप के अंदर ये सबसे पहले आपको सम दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली एडिशन के लिए है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग है, फाइंड एंड सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसे सीरीज कहते हैं। आप 1 2 3 टाइप करते हो एंड फिर ड्रैग करते हुए पूरी सीरीज अपने आप फिल हो जाती है, तो वो इसी से होती है, सीरीज ऑप्शन से। उसके बाद है क्लियर। अगर आपको अपनी सेल में जो कुछ भी है डिलीट करना है या फिर फॉर्मेटिंग को डिलीट करना है तो क्लियर ऑप्शन यूज कर सकते हो, हाइपरलिंक को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नया ऑप्शन आया एक ऐड इंस ग्रुप, ये वर्ड के अंदर भी दिखाई दिया था। तो ये ऐड इंस ग्रुप है क्या? आप अपने ऑफिस में जो पहले से ऑफिस के अंदर भाई जो बाय डिफॉल्ट चीजें आती है, आप उसे एक्स्ट्रा कोई नई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करना चाहते हो तो उसे ऐड इंस ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या है? टेब इल्यूस्ट्रेशन, टेबल्स इल्यूस्ट्रेशन, चार्ट, टूल्स, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल। टेबल ग्रुप में दो टाइप की टेबल्स आती है इसके अंदर, पाइवट टेबल एंड टेबल्स। पाइवट टेबल जो है अपनी पावरफुल होती है ज्यादा, एंड पाइवट चार्ट बनते हैं उनसे। चार्ट नॉर्मल टेबल से चार्ट बनते हैं भाई, कौन कौन से चार्ट बनते हैं उनसे देखो। नॉर्मल टेबल से कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया, एक्स वाई, हिस्टोग्राम, सरफेस, स्टॉक, रेडार, रेनबो, वाटरफॉल, सनबर्स्ट, ट्री मैप और बॉक्स और विस्कर। स्पार्क लाइन क्या होती है? ये मिनी चार्ट्स होते हैं जो आप एक सिंगल सेल के अंदर क्या होते हैं भाई बनते हैं। 3 टाइप के होते हैं, लाइन स्पार्क लाइन, कॉलम स्पार्क लाइन, विन और लॉस। फिल्टर ग्रुप क्या होता है? इसके अंदर आप दो तरह से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो, एक तो डेटा की हेल्प से फिल्टर कर सकते हो और दूसरा आप डेट्स को यूज करके भी फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टैब आता है आपका पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट कौन सा है? पेज लेआउट टैब। और इसके अंदर भाई जो भी ये सारे ऑप्शन सेम है जो वर्ड के अंदर थे, तो ये नेक्स्ट चलते हैं, इसको स्किप करते हैं। फॉर्मूला के अंदर आते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे देखो भाई, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एफ एक्स इंसर्ट फंक्शन सबसे पहला लिखा हुआ है, फंक्शन लाइब्रेरी। फॉर्मूला आपका हमेशा डबल इक्वल से स्टार्ट होता है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने है भी, इक्वल सम पैरेंथेसिस D2 कोलन D6। ऑटो सम के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन। फिर आते हैं आपके लॉजिकल फंक्शन, ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसमें है आपके एंड, और, नॉट, एक्सोर, ट्रू, फॉल्स, इफ, ये सारे अगर आपने डिजिटल को देखा है तो आपने देखा होगा ये सेम वही काम करते हैं। एंड फंक्शन क्या करेगा? दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू देगा, और क्या करेगा? एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है तो भी ट्रू दे देगा। नोट ट्रू का फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देगा। उसी तरह से एक्सोर, दोनों कंडीशंस अलग अलग है, दोनों रिजल्ट तभी ट्रू देगा। अब बात कर लेते हैं ट्रू फंक्शन एंड फॉल्स फंक्शन की। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई कौन सा फंक्शन नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो ट्रू और फॉल्स ये दो ऐसे फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेते। मतलब देख लो इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रही। अब यहाँ पे ट्रू फंक्शन हमेशा ट्रू को ही रिजल्ट में देगा, फॉल्स फंक्शन फॉल्स में ही रिजल्ट देगा। अब इफ कंडीशन देखो, इफ कंडीशन क्या होती है भैया? यदि कंडीशन ट्रू है अगर तो वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो जो दूसरी वैल्यू आपने मेंशन करी है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्स्ट फंक्शन की। ये टेक्स्ट फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे पहला फंक्शन है क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन क्या करता है भाई? जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको रिमूव कर देता है क्लीन फंक्शन। कनकैटिनेट क्या करेगा? ऐड करेगा दो स्ट्रिंग्स को। फाइंड फंक्शन कोई भी टेक्स्ट अगर आपको फाइंड करना है। रिप्लेस क्या करेगा? कोई भी आपको रिप्लेस करना है किसी भी कैरेक्टर को। लेंथ स्ट्रिंग क्या करता है? लेंथ रिटर्न करेगा। लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा। प्रॉपर फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। लेफ्ट क्या करेगा? लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को रिटर्न करता है। राइट वाला राइट साइड से टेक्स्ट को रिटर्न करता है। एंड रिपीट यहाँ पे क्या करेगा? सॉरी, उससे पहले यहाँ पे है मिड क्या करेगा? मिडल पोजीशन को रिटर्न करता है। रिपीट क्या करेगा? टेक्स्ट को रिपीट करेगा। नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे मेंशन है। फिक्स्ड ये राउंड ऑफ करके देता है, ठीक है। फिक्स्ड यहाँ पे देखो, ये याद रखना राउंड ऑफ करता है, ये टेक्स्ट में यूज हो रहा है, टेक्स्ट फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे मैथ्स के फंक्शन। मैथ के फंक्शन में कौन कौन से आपके हैं?
प्रोडक्ट, मोड, फैक्ट, साइन, कोस, टेन, एबीएस, एब्सोल्यूट, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा। लोग, एलसीएम, ई1, ओड, उसके अलावा क्या है हमारे पावर, रोमन, राउंड, स्क्वायर रूट, सम, सील, फ्लोर, एक्सपोनेंशियल, पाई। इवन फंक्शन क्या करेगा, जो सबसे नियर बाय इवन वैल्यू होगी वो रिटर्न करता है। ओड फंक्शन क्या होता है, जो सबसे नियर बाय ओड वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन है कुछ यहाँ पे, तो डेट, ईयर, मंथ, डे, तीन आर्ग्यूमेंट पास हो रही है। डे फंक्शन, मंथ फंक्शन, फिर टाइम के अंदर आवर, मिनट, सेकंड जा रहा है। उसके बाद नाउ फंक्शन, अगर आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए करंट, तो नाउ फंक्शन यूज करिए। आवर फंक्शन, मिनट फंक्शन, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं जा रही ना, वो नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन होते हैं। टुडे फंक्शन आपको करंट डेट को रिटर्न करता है। नाउ फंक्शन डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करता है, और टुडे फंक्शन रिटर्न करंट डेट। ठीक है, उसके बाद जो लुकअप फंक्शंस आते हैं कुछ, अगर आपको कुछ अपने टेबल में देखना है, सर्च करना है, तो आप लुक फंक्शन को यूज करते हो। यहाँ पे फिर डेटा टैब है, उसके बाद रिव्यू टैब है, ये सेम ही है जो हमने वर्ड के अंदर डिस्कस किया था। रिव्यू टैब और डेटा टैब ये सब सेम है यहाँ पे। फिर आता है व्यू टैब। अब यहाँ पे व्यू टैब में बात कर लेते हैं, व्यू कितने होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 व्यू है, वहां पे 5 व्यू थे। नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यू। बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जूम की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे मिनिमम आपका 10% है, बाय डिफॉल्ट 100% होता है, मैक्सिमम 400% होता है। वर्ड के अंदर 500% था। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए, ये तो क्या था, हमने देखा यहाँ पे वर्ड और एक्सेल हमने यहाँ पे पढ़ा। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी जो थोड़े बहुत मेन पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या है, पावर पॉइंट आपका स्लाइड्स में बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में यूज होता है। डॉट PPTX इसकी क्या है, एक्सटेंशन होती है। तो ये यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो दिखाई दे रही है। सब कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, 2-3 मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, Ctrl+M क्या दिखाई दे रहा है, शॉर्टकट की। तो एक होती है न्यू प्रेजेंटेशन और एक होती है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड Ctrl+N एंड न्यू प्रेजेंटेशन Ctrl+N एंड न्यू स्लाइड Ctrl+M। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद पावर पॉइंट की वैसे कोई क्लास नहीं है थियोरटिकल, लेकिन पावर पॉइंट के जो MCQs है ना, उनको ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें पूरा पावर पॉइंट अच्छे से कवर हो रहा है। पावर पॉइंट के जो प्रैक्टिस सेट मेंशन है उसको देखना। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ मेन पॉइंट्स देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये लेआउट टैब है ना, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर टोटल 9 लेआउट होते हैं, एंड टाइटल एंड कंटेंट हमारा बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है। इतना हमें पता चला। अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंसर्ट। यहाँ पे हो गया न्यू स्लाइड, आप इंसर्ट कर सकते हो। टेबल है, स्क्रीनशॉट, शेप, लिंक, कमेंट, ये सब सेम ही है। नेक्स्ट हमारा टैब आता है डिजाइन। डिजाइन के अंदर क्या मेंशन है भाई, डिजाइन के अंदर आपके थीम्स वगैरह आ गई। ठीक है, ट्रांजिशन क्या हो गया, आप स्लाइड के ऊपर लगाते हो। ट्रांजिशन कहाँ लगा रहे हो, आप अपनी स्लाइड के ऊपर लगा रहे हो ट्रांजिशंस। और अगर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाह रहे हो तो कस्टम एनिमेशंस हो गए वो, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। ठीक है, दोनों में फर्क है। ट्रांजिशन हम हमारी स्लाइड पे लगा रहे हैं, और एनिमेशन जब आप करते हो तो आपका टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो कस्टम एनिमेशंस को। फिर आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो में देखो 2 पॉइंट है। स्लाइड शो मतलब आपने पूरी स्क्रीन पे अपनी प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो स्लाइड शो कहलाती है। एंड यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड, 2 ऑप्शन है आपके सामने। अगर आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है तो F5 प्रेस करो, और करंट स्लाइड से अगर प्रेस करना है तो Shift+F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। एग्जाम में पूछी भी गई है, लास्ट प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम था स्टेट का, उसी में ही पूछा गया था कि फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है। देखोगे तो दिखाई देगा Shift+F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग का भी ऑप्शन है एक। रिहर्स टाइमिंग, आप अपनी टाइमिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी टाइमिंग को, या फिर यूज उस टाइमिंग को यूज करना है, प्ले नरेशंस, ये सारे क्या है यहाँ पे ऑप्शन। रिकॉर्ड, आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में ना अपनी ऑडियो को ऐड कर सकते हो, और बाद में उस प्रेजेंटेशन को एक वीडियो की तरह एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, फिर हमारा आता है रिव्यू। रिव्यू टैब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट रहेगा। रिव्यू के अंदर सेम वही चीजें हैं, यहाँ पे प्रूफिंग वगैरह जो हमने अभी पीछे डिस्कस की थी। व्यू टैब की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे हम।
तो आपका व्यू टैब क्या है? व्यू टैब यहाँ पे देखो टोटल 5 व्यू है। कितने व्यू है? 5। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, उसके बाद है नोट्स पेज व्यू एंड रीडिंग व्यू। अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू ओपन है? नॉर्मल व्यू ओपन है। आउटलाइन व्यू कौन सा होगा? देखो आउटलाइन व्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो आपका क्या हो जाएगा ना, साइड में आपकी छोटी छोटी आपको स्मॉल स्मॉल आपकी स्लाइड्स दिखाई देंगी। वो क्या हो गया? आउटलाइन व्यू हो गया। अब आप डायरेक्टली ना उन स्मॉल स्मॉल आइकन्स के ऊपर क्लिक करके भी आप अपनी स्लाइड्स को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे जो डेटा टाइप करोगे आपको वो डेटा सेम वहां पे भी दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ रैंडमली, तो वो वहां पे भी दिखाई दे रहा है ना। आप डायरेक्टली उस जो आइकन है ना उसके ऊपर भी क्लिक करके अपनी स्लाइड पे चेंज कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना आउटलाइन व्यू के बारे में। स्लाइड शॉर्टर, इसमें आपको थंबनेल्स दिखाई देंगे। क्या कीवर्ड यूज हुआ है यहाँ पे? थंबनेल्स दिखाई देंगे इसके अंदर, वो आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। नोट्स पेज व्यू, इसमें आपकी प्रेजेंटेशन ना नोट्स की फॉर्म में हो जाती है। देखो ये नोट्स बन गए, एक तरह से नोट्स ही होते हैं ना, इसी तरह आपकी पेजेस होते हैं। अभी प्रेजेंटेशन नहीं है, ये नोट्स व्यू में देख रहे हो। फिर आता है हमारा रीडिंग व्यू। अब रीडिंग व्यू करोगे तो देखो ये क्या हो गया, मेरा रीडिंग व्यू हो गया। पूरी स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, रीड कर लो अच्छे से रीडिंग मोड। एस्केप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप किसी भी मोड से बाहर आ सकते हो। उसके बाद आता है मास्टर व्यू है, यहाँ पे 3 स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर। फिर यहाँ पे शो के अंदर रूलर, ग्रिड लाइंस वगैरह है। जूमिंग ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जूम कितना है भाई? यहाँ पे भी 400% ही है, और मिनिमम सॉरी बाय डिफॉल्ट आपका 100% है, मैक्सिमम 400% है, मिनिमम 10% है। 500 केवल वर्ड के अंदर था। ठीक है, मैक्रोज का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या था हमारा मेन पावर पॉइंट की बातें थी, हमने डिस्कस करी। और